students' personal and professional development and to make Pakistan develop. I warmly welcome you, Dr. Irfan Hussain, in this webinar. Will you please say some introductory remarks? Thank you, Dr. Sara Noreen Sahaba. Thank you, Government College, Women University, Bahawalpur, for arranging such a valuable session with Dr. Nadeemul Haq. It is really a very great privilege, and it is really a great proud for us अच्छा for डॉक्टर making. इरफान प्लीज एक मिनट दीजिएगा जरा, हम आपकी ना आवाज की कनेक्टिविटी को देख Okay. लें जरा, इसके वायर कनेक्ट कर दें जी प्लीज डॉक्टर इरफान. Thank you, Dr. Sara Noreen Sahaba, for such a valuable introduction. And it's really a very great privilege, and it is really a proud moment that Pakistan Economic Frontier and Sadiq College Women University, Bahawalpur, for arranging such a valuable session. I really appreciate the effort of Patron and Chief Professor Dr. Shazia Anjam Sahaba, that is a worthy Vice Chancellor, Sadiq College Women University, Bahawalpur, and again the Dean, Dr. Amna Noor Sahaba, for making such a prestige session for us. And again, I am really thankful to all the administration, all the students for today's session. Today's session is really very important indeed. You know that Dr. Nadeemul Haq Sahab having a couple of experience. I would like to talk in Urdu because you know that there's a lot of students there, so it will be a more convenient to explore and more understanding in a way. Dr. जी जी Nadeemul Haq, प्लीज. डॉक्टर नदीमुल हक साहब का जो आज सेशन है ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में. डॉक्टर साहब एक तो 2 बार वाइस चांसलर रह चुके हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, और उनका उससे पहले का अगर हम देखें तो वो 1 डेकेड उनका एक्सपीरियंस जो है वो IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में, उसमें उन्होंने पूरी दुनिया में काम किया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है पॉलिसी मेकेशंस में, मॉडलिंग में. जितना हमारा जो IMF का जो एक प्रोसीजर होता है वो तमाम प्रोसीजर को बड़ा करीब से देखते रहे. सेकेंडली डॉक्टर साहब डिप्टी चेयरमैन रहे हैं प्लानिंग कमीशन में, और हम पाकिस्तान में जितनी भी डेवलपमेंट्स होती है, जितना भी प्रोसीजर होता है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज काम करती हैं डेवलपमेंट साइट्स पे, ये तमाम काम जो है वो प्लानिंग कमीशन इसको देखती है. और डॉक्टर साहब ने प्लानिंग कमीशन के अंदर भी अपना बहुत ज्यादा जो काम है वो किया वहां पे. और अगर मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करूं तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अगर इकोनॉमिक्स का अगर काम किया है तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने काम किया अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ डॉक्टर नदीमुल हक साहब. तो मेरी जब डॉक्टर साहब से बात हो रही थी इस सेशन के हवाले से तो डॉक्टर साहब बड़े इंटरेस्टेड भी थे, और डॉक्टर साहब स्टूडेंट के साथ मिलना चाह रहे थे, उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन करना चाह रहे थे, ताकि बच्चे जो है वो सिर्फ एक एकेडेमिया को ना देखें, बल्कि वो एक प्रैक्टिकल चीजों को भी देखें और उनमें वो इन्हांसमेंट कर सकें, ताकि वो बच्चों को बता सकें कि प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, हम लोग जो बच्चों को एक क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं, आया बच्चा हमारा उसके ऊपर कैपेबल है भी या नहीं है. तो ये सेशन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सिर्फ क्लासरूम में बैठ के सिर्फ एक क्लास की हद तक, सिर्फ बुक्स की हद तक ना रहे, उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपोजर हो सके. और डॉक्टर साहब जो है वो एक मल्टी एक्सपीरियंस रखते हैं, एकेडेमिया बेस, प्लानिंग कमीशन बेस और इंटरनेशनल बेस, तो उनका एक्सपोजर बच्चों के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव है. तो ये चीज मेरी डॉक्टर सारा साहबा से डिस्कस हो रहा था कि ये सेशन हमने खास तौर पर उन बच्चों के लिए, और ये इसलिए ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. साउथ पंजाब में हमारे जो बच्चे हैं, खास तौर पे जो बच्चे हैं वो ज्यादा एक्टिव है, वो कुछ काम करना चाहती हैं. तो हम इसलिए भी एक राहें खोलना चाह रहे थे, चीजें डिस्कस करना चाह रहे थे, ताकि बच्चे जो हैं वो इस सेशन से मुस्तफीद भी हो सके और यहाँ से कुछ चीजें जो है वो लर्न भी कर सके. तो ये सेशन इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. तो ये एक ओवरऑल एक एक्सपोजर था एक सेशन के हवाले से. मैं अगेन जो सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और मैं वाइस चांसलर साहबा को मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा. ये मैं देखता रहता हूँ कि आए दिन डॉक्टर साहबा जो है वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आए रोज वो सेशन जो है वो ओरिजिनेट करती रहती है, ताकि बच्चों के अंदर एक बूस्टअप हो, बच्चे जो है वो कुछ सीख सके डिफरेंट मेंटोर के साथ, डिफरेंट जो लोग आते हैं इनको बताने के, लेक्चर देने के लिए, बच्चे जो है वहां से सीख सके. तो ओवरऑल दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, ओवर टू
डॉक्टर सारा नूरीन साहबा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर इरफान, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। डॉक्टर नदीमुल हक साहब के हवाले से मैं थोड़ा सा और भी ऐड करना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब जो है वो ही हैज़ वेरी विजनरी पर्सनैलिटी, और उन्होंने जो पाकिस्तान फ्रेमवर्क के हवाले से स्पेशल अंजाम दिए हैं, उनके हवाले से मैं थोड़ा सा कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रैपिड के नाम से एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, विच इज द रिफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और इन रिफॉर्म्स का पर्पस ये था कि सिविल सर्विस इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएट की जाए, रीथिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट डिस्कोर्स एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी एज वेल। इसके साथ ही डॉक्टर साहब की एक बुक है, लुकिंग बैक, हाउ पाकिस्तान बिकेम एन Asian tiger by 2050. So no doubt it is a very worthy and valuable piece of reading, and he has published more than 50 articles, and his deep commitment to economic thought and national progress is very valuable for all our students and for the faculty of business, economics and management sciences. डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर नदीमुल हक साहब। 10:30 बजे उनका ना पैरेलल एक सेशन था पीटीवी के साथ, तो वो इंशाल्लाह ताला 2 से 3 मिनट में ज्वाइन कर लेंगे। नो वरी। ठीक है, ठीक। अच्छा डॉक्टर इरफान हुसैन, आपसे मैं थोड़े से फीडबैक लेना चाहती हूँ कि जैसा आज हमारा टॉपिक है कि शेपिंग टुमारो, तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारी यूथ है, व्हाट इट कैन कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका क्या किरदार है, किस तरह से हम इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस डेवलप कर सकते हैं, और किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। डॉक्टर इरफान आप हमारे साथ हैं? जी सॉरी, मेरी आवाज सबको समझ आ रही है बच्चों को? जी जी, रेज पीछे तक हैंड आवाज आ रही करके है ताकि स्टूडेंट? मैं वो जरा देख सकूं बच्चों को। रेज योर हैंड्स। आपको वीडियो नजर आ रही है स्टूडेंट की? जी 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 जी, जी मैं जी देख रहा हूँ बच्चों को। जी। बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज। देखिए हमारा जो फोकस जो आज सेशन का है वो तो डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह एक मेंटोर है और एक उस्तादों के उस्ताद हैं, वो तो आपको लाजमी बताएंगे। हमारा जो मेन फोकस आज जो सेशन का था वो ये बच्चे थे। हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 60 से 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ पे डिपेंड करती है। और अगर यूथ में देखें तो जो हमारी ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो 55% जो है वो फीमेल पे जो इसकी रेशो है, फीमेल की रेशो ज्यादा है, मेल की रेशो कम है। ठीक है। और इसमें अगर हम देखते हैं कि जिस तरह स्टूडेंट को हम लोग एकेडमिया को हम लोग इंडस्ट्री के साथ अगर हम लिंकेजेस की बात करते हैं, हमें जो क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है वो जस्ट ओनली फॉर एग्जाम पर्पस, हम जो है वो हमें सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी की तक जो है ना वो हमें पढ़ाया जाता है कि आप लोगों ने बच्चों कितना पढ़ता है, एग्जाम की तैयारी वगैरह करनी है। लेकिन आपको बिहाइंड द एग्जाम, बिहाइंड द नोट्स, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा, आपको इस होरिजॉन से निकलना पड़ेगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं। तो दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, चांद से ऊपर पहुंच चुकी है सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने अपने अंदर जो स्किल्ड हैं वो ज्यादा किए और अपने आप को इन्हांस किया। तो आप लोगों के पास बहुत बड़ा एक मौका है। बिलीव करेंगे जब हम लोग आपके सामने ये सारे के सारे टीचर्स बैठे हैं, इनसे पूछें कि जब इन्होंने अपनी मास्टर लेवल और बीएस लेवल की जब स्टडी की थी तो उस वक्त इनके पास इतना एक्सपोजर नहीं था, इतनी चीजें नहीं थी, ये जूम, ये गूगल मीट्स और ये चीजें नहीं थी, एआई का टाइम नहीं था कि ये कुछ चीजें सीख सकें। इनको सीखने के लिए या तो मुल्तान जाना पड़ता था या लाहौर या इस्लामाबाद या ऐसे बड़े बड़े शहर जाना पड़ता था ताकि सीखने के लिए। आप लोगों के पास तो सब चीजें आपके मोबाइल में है, एआई का दौर है, आप लोग सब चीजें इन्हांस कर सके। इंडस्ट्री आपको बताती है, चीजें आपको बता रही है कि आपने जाना कहाँ पे है, आपने सीखना कहाँ पे है। ये आपका माइंड है कि आप क्या सीखना चाहते हैं, आप लोग आगे जाना चाहते हैं या सिर्फ आपने सिर्फ एक कोर्स की हद तक है। हमारा बच्चा बड़ा खुश होता है कि मैडम मेरी जो सीजीपी है वो 3.8 है, 3.9 है या 4/4 है। हम इसी खुशी में बैठे रहते हैं कि हमारी सीजीपी बढ़ चुकी है और हम लोग टॉप बन चुके हैं। लेकिन देखिए ये जो सीजीपी है आया वो मार्केट ओरिएंटेड भी है या नहीं है, वो आपने बनानी है। टीचर का काम तो सिर्फ पढ़ाना है, टीचर ने आपको सिर्फ सिखाना है कि ये बच्चे ये चीज है, ये स्किल्स हैं, ये आपने सीखने हैं। अगर आपने इससे ज्यादा सीखना है तो वो आपने सीखना है, वो क्लासरूम आपको नहीं सिखाएगी, आपने इंडस्ट्री के मुताबिक आपने आपको डालना है। देखिए वक्त के साथ साथ कुछ कोर्सेज जो हैं वो आउटडेटेड हो जाएंगे, पुराने होते जाएंगे। ठीक है, जैसे फैशन आता है कुछ अरसे के बाद वो फैशन जो है वो आउटडेटेड हो जाता है, आप लोग नए फैशन की तरफ चले जाते हैं। तो इसी तरह जो कोर्सेज हैं वो वक्त के साथ साथ आउटडेटेड होते जा रहे हैं, पुराने होते जा रहे हैं।
आपने अपने आप को स्किल्ड करना है। दुनिया एआई की तरफ जा चुकी है, दुनिया डीप लर्निंग की तरफ जा चुकी है, मशीन लर्निंग की तरफ जा चुकी है। सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज होती जा रही हैं, तो आपने उनकी तरफ जाना है। आपने देखना है कि आपका नॉलेज उस लेवल का है, ये आपने बताना है। इंडस्ट्री उस तरह तैयार हो चुकी है, उस तरह तैयार हो चुकी है कि वो बहुत आगे जा चुकी है। वो अब आपने उसको स्किल आउट करना है कि आप उसको कैसे लेके जाएंगे। तो यही चीजें डॉक्टर नदीम साहब भी आपसे इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे और इन डिटेल। और मैं वेलकम करता हूँ क्योंकि आज का सेशन बिल्कुल डॉक्टर नदीम साहब के साथ है। और मैं वेलकम करता हूँ हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे जो आज के जो टीचर हैं डॉक्टर नदीम उल हक साहब, वो आ चुके हैं। और मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ओवर टू यू डॉक्टर नदीम साहब, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, क्या हाल है? आप क्या किस आपकी Assalamu alaikum, sir. जी बताइए, क्या हाल है मैडम? Dr. Sadiq Mehwi, she's here from the Department of Economics, Government Sadiq College, Women University, Bahawalpur. वेरी We नाइस। warmly welcome you, and थैंक we are honored to have you as a guest speaker. यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेमिनार का, दैट इज शेपिंग टुमारो यूथ एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली दे आर वेरी ईगर टू लिसन यू। तो उसमें डेफिनेटली यू नो इट वेरी वेल कि आपने किस तरह से स्टूडेंट्स को जो है वो इंगेज करना है। कुछ सवालात मैं जो है वो आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स को जो है वो उससे फेमिलियर कर सकें कि हमारे मोस्ट प्रेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है और किस तरह से यूथ जो है वो इन चीजों को टैकल कर सकती है। और सेकंड इज कि किस तरह से जो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस हैं वो हम डेवलप करके अपनी यूथ को जो है वो शेप कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच जी। देखिए जी, पिछले 3 दिन 4 दिन जंग रही है एंड आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता जंग के बारे में। आई एम जस्ट एन इकोनॉमिस्ट, बट जो सुनने में आया है सिनारियो कोई अच्छा नहीं था और हम पता नहीं कहाँ जा रहे थे। मोदी की कल तकरीर सुनी और इट वाज नॉट वेरी कंफर्टिंग, इट वाज हार्ड एंड अगेन वरीसम। पर उससे ज्यादा वरीसम जो है, जब 98 में हमने, आप सारे छोटे हैं, आपने शायद नहीं देखा होगा, 98 में जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया तो मैं पूछता रहा लोगों से, सरताज साहब से भी पूछा, जहांगीर करामत जो सब सीरीज चीफ आर्मी स्टाफ से, उनसे भी पूछा। मैंने कहा जी आपको पता था कि सबसे बड़ा बम तो स्टेट बैंक में पड़ा, क्योंकि जब हमने वो ट्राई किया तो उसके थोड़े दिनों बाद हमें करना पड़ा, स्टेट बैंक में हमें डिफॉल्ट करना पड़ा। हमारे पास रिजर्व्स को, यानी कि हमारे पास डॉलर्स को, येट हमारे डॉलर्स का जो लोन बहुत बड़ा हुआ था तो हमने उसी दिन डिफॉल्ट कर दिया। और ये थैंक गॉड वो डॉलर्स लोकली थे तो हमें डिफॉल्ट कर दिया। लोकल का मतलब ये कि वो लोगों ने यहाँ से हमने बोरो किए हुए थे डॉलर पाकिस्तानियों से, तो पाकिस्तानियों से हमने डिफॉल्ट किया और वो पाकिस्तानियों को हम टैक्स कर सकते थे, डिफॉल्ट कर सकते थे। बाहर वालों से हम डिफॉल्ट नहीं कर सकते। तो एक चीज तो याद रखें कि बाहर वालों से हम डिफॉल्ट कर ही नहीं सकते, वो हमें करने ही नहीं देंगे। तो बहुत जंगे हुई है डिफॉल्ट पे, तो डिफॉल्ट नहीं हम कर सकते। हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है, हमारे पास डॉलर्स को, हर मुल्क, जैसे आप लोगों के घरों में आपके माँ बाप या आप लोग खुद, आप लोग कोई ना कोई बैंक में पैसे रखते हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आप पैसे यूज कर सकते। बच्चे को पढ़ाना है तो आप पैसे यूज कर सकते हैं, बच्चे की शादी करनी है पैसे यूज कर सकते हैं, गाड़ी खरीदनी है तो पैसे यूज करते हैं। तो बैंक में हर बंदा सेविंग रखता है। हुकूमत की जो सेविंग्स होती है उसको कहते हैं रिजर्व्स। हुकूमत के रिजर्व्स पड़े होने चाहिए स्टेट बैंक के पास, पर स्टेट बैंक भी नहीं रखता, वो आगे करता है। खैर स्टेट बैंक के पास हम ध्यान रखते हैं। हमारे पास तकरीबन 13 बिलियन स्टेट बैंक कहता है, बट उसमें से ज्यादातर वो हैं पैसे जो हमने दूसरों के देने, यानी कि आप अगर अपने बैंक में पैसे रखें और आपके बैंक के अंदर जो पैसे आप रखते हैं वो पैसे आप किसी से उधार लेके रखें, तो अगर किसी से उधार लेके रखने हैं तो वो आपके पैसे तो नहीं ना, आपको वापस करने हैं। जो आपके पैसे हैं वो हैं जो खुद क्या कहते हैं रख सके। अच्छा, अब ये जो मसला है कि हमारे पास रिजर्व्स है नहीं और हम बैठे हो, तो हमें रिजर्व्स एक्वायर करने। हमारे पास रिजर्व्स, मैंने कहा ना, स्टेट बैंक कहता है 13 है, पर वो 13 हमने किसी से उधार लेके रखे हुए, चीन से उधार लिए हुए, सऊदी अरेबिया से उधार लिए हुए, यूएस से उधार लिए हुए, वो रखे हुए हमने। अब इंडिया के पास 660 बिलियन रिजर्व्स है, बांग्लादेश के पास कोई 40 बिलियन रिजर्व्स है। पूरी दुनिया के पास बहुत रिजर्व्स होते हैं बिकॉज वो रखते हैं। रिजर्व्स कैसे आते हैं? जब दुनिया को आप चीजें बेचेंगे तो आपके पास पैसे आते हैं। जैसे कि आप टी शर्ट बेचें या तेल बेचें या व्हाटएवर, आपके पास
चीजें आ जाएंगी, पर वो चीज क्या आप बेचेंगे जो आपने खुद बनाई है। हमारी जो हुकूमत की ड्रीम है कि हम कुछ बनाए ना, वो सोचते हैं हम धात बेचते हैं। अब धात क्या होती है? धात होती है जो आपके आपके बाप की जमीन के नीचे थोड़ा सोना निकला है, आप बेच देंगे, बड़े खुश हो जाएंगे। चले कितना सोना है? अगर आप बहुत खुशकिस्मत है शायद बहुत ज्यादा है, अगर आप कम खुशकिस्मत है तो शायद थोड़ा सा है, वो बेच देंगे, फिर बैठ जाएंगे चुप करके। ठीक है, जैसे आपकी बाप की जमीन अगर आप बेच देंगे तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? फिर आप खुद ही बैठे रहेंगे। तो जो असल इकोनॉमिक मीनिंग है वो ये कि आप खुद कमाएं, क्या कमा सकते हैं। तो हुकूमतें भी, मुल्क भी कमाते हैं अपनी एक्सपोर्ट से। हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादातर कॉटन टेक्सटाइल है या फिर थोड़ा बहुत राइस है, और क्या कहते हैं, अब थोड़ी आईटी बढ़ गई है, बट वो भी आईटी भी बहुत थोड़ी है, जैसे 2-3 बिलियन वो है। इंडिया की आईटी 100 बिलियन है मेरा ख्याल। तो हमें ये सोचना है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी जाए। जो दूसरा बड़ा इंडिकेटर है वो ये है कि हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 2-2.5% है। फंड भी इस साल कह रहा है 2.5% है, कह रहा है अगले साल 3% होगी। हमारा जो ये प्लानिंग कमीशन में जो प्लानिंग मिनिस्टर बैठे हुए जो चौथी बारी आया है, वो बार बार एक नया ड्रामा ले आता है, पर उसको पता नहीं क्या करना है। अब उड़ान, उड़ान कैसे हो? मैं जब प्लानिंग कमीशन में था, प्लानिंग मिनिस्टर था, तो मैंने पूरा प्लान बनाया था कि भाई हमें ग्रो करना है। उड़ान, आई डोंट केयर फॉर उड़ान, उड़ान कुछ है, हमें ग्रो करना है 7-8% ऑफ जीडीपी, और आज नहीं अगले 30 साल। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग है। पाकिस्तान की जो मीडियन एज है, यानी कि जो आधे लोग हैं वो 22 से कम एज के हैं। हाफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 22। दैट मीन्स कि हमारे हर साल 3 से 4 मिलियन बच्चे लेबर फोर्स में आ रहे हैं। बच्चा जब 18 साल का हो जाता है हम उसको रिगार्ड करते हैं लेबर फोर्स में आ गया। अब आप माशाल्लाह जो पढ़ रहे हैं, आपने 3-4 साल में लेबर फोर्स में आ जाना। जब आप ग्रेजुएट करेंगे आप लेबर फोर्स में आ जाएंगे। आप नौकरी ढूंढ रहे होंगे, कई लोग हाई स्कूल के बाद नौकरी ढूंढते हैं। तो जब वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, कई लोग पढ़ते भी नहीं नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, तो हमें तकरीबन 3-1 मिलियन जॉब हर साल निकालने हैं इस इकोनॉमी से। वो तब निकलेंगे, हमने हिसाब लगाया है कि वो अगर आपकी ग्रोथ रेट 7 से 8% हो। पर एक और भी चीज है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो एकदम नहीं गिरती, और पॉपुलेशन बच्चे जो है वो एकदम नहीं बड़े होते, वो टाइम लगता है। तो जब हम डेमोग्राफिक एनालिसिस करते हैं तो हमें तकरीबन 30 साल चाहिए ये ग्रोथ रेट। अगर 30 साल नहीं हम करते, ये ग्रोथ रेट नहीं आती 7-8%, तो हमारे बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाएंगे, अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, और उसकी वजह से बहुत टेंशन सोसाइटी में पैदा होगी। तो अगर हम 7 से 8% ग्रोथ नहीं कर सकते, 2-2.5-3 तो कोई बात ही नहीं है, इस पर तो हमें रोना चाहिए, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। अब 2-2.5-3 क्यों है हमारे यहाँ? क्यों नहीं बच्चों को नौकरी मिलती? और मैं तो कहता हूँ नौकरी भी जब हम कहते हैं तो हमें क्वालिटी जॉब्स चाहिए। हमें वो नौकरी नहीं चाहिए जो आप लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी मिल गई, बैठ गए, सारी जिंदगी जाया कर दी, वो कोई नौकरी का फायदा नहीं। नौकरी का फायदा है जो क्वालिटी नौकरी, जहां आप लोगों का पोटेंशियल यूज हो, जहां आपको ग्रोथ का मौका मिले। वो एक हम कैलकुलेट करते थे, जब मैं बच्चा था, मेरा प्रोफेसर था गैरी बेकर, उसने चीज इन्वेंट की हुई थी, नोबेल प्राइज विनर था। उस एक हम करते थे कॉल्ड एज अर्निंग्स प्रोफाइल, कि नौकरी का वो मजा आता है जहां आपकी अर्निंग भी बढ़ रही हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो, आप ऊपर जा रहे हो। ये नहीं ग्रेड 17 में बैठ रहे हैं, ग्रेड 18 का इंतजार कर रहे हैं, 18 का बैठ रहे हैं, 19 का, ये कोई मजा नहीं आता। मजा आता है जब आप तरक्की करें। फिर एक और बंदा है मेरा क्लास पॉल रोमर, उसने भी नोबेल जीता है। वो कहता है नौकरी सिर्फ नहीं है, आपको मौका मिले ग्रो करने का एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर। अब देखिए मार्क जुकरबर्ग शायद आपसे जरा ही बड़ा है, उसके पास कितने बिलियन डॉलर्स है, 16 साल की उम्र में बिलियनर बन गया था वो। ये मजा आता है कि जब बच्चे जो है उनको ऐसा मौके मिले, मौका अपॉर्चुनिटी, कि वो तरक्की कर सके। सोसाइटी का काम ये होता है हम एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी, अगर हम अपॉर्चुनिटी दे रहे तो वो सोसाइटी नकार है। अपॉर्चुनिटी से और आपकी जहानत से मुल्क बनते हैं। मुल्क ये यहाँ से बनते हैं। ये जो हमारा है ना कि अंडरपास बना लो, फ्लाईओवर बना लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कोई चीज नहीं। तरक्की होती है इनोवेशन से। बच्चों का काम जो है, बच्चों की जो मेहनत है, बच्चों का जहानत, वो ऊपर आए। एंड इट्स चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 20s who actually contribute to society. न्यूटन was 23 जब उसने वो बनाई, आइंस्टाइन was 25। सारे लोगों ने 20-25 साल की उम्र में अपनी बहुत डेफिनेटिव काम किया। ये नहीं मैं कहता और लोग भी नहीं करते, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हमारे बच्चे मस्ट हैव एम्बिशन, मस्ट रीच फॉर द स्टार्स। आप लोग जाकर पहाड़ चढ़े सारे। ये जो एक औरत है जो उसने 4-5 पहाड़ चढ़ ली है पाकिस्तान को, उसको मैं दाद देता हूँ, बहुत अच्छा काम। आप लोग हैं जो अरशद नदीम ने ओलंपिक्स जीत ली है। हीरोज हमारे ये होने चाहिए। हमारे हीरोज ये नहीं होने चाहिए कि जो सरकार में बैठे, जिस मुल्क में सरकार में बैठे लोग हीरोज होते वो रह जाते पीछे। वी हैव टू हैव हीरोज हु हैव डन कॉन्क्रीट थिंग्स। किताब किसने लिखी है, तहकीक किसने की है, किसने
क्या कहते हैं ओलंपिक मेडल जीता है, किसने टेनिस का विंबलडन जीती है वगैरह। दैट्स द काइंड ऑफ सोसाइटी वी मस्ट बिकम। वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी डेयरिंग। इस तरह फिर तरक्की होती है। अब वो सोसाइटी कैसे बनेगी? अगर के हम लोग, हमारी हुकूमत पीछे हटे और डिफाइन करे कि उसका काम क्या और आपका काम क्या है। इस वक्त हमारी हुकूमत कोशिश करती है कि आपको मैं पेट्रनेज से पालूं, और रोज एक कार्ड अनाउंस करते हैं, अब ये कार्ड, फलाना कार्ड, फलाना कार्ड, हम आपको ये देंगे, हम आपको घर भी देंगे, हम आपको ये भी देंगे, वो भी देंगे। ये सोसाइटी होती है पेट्रनेज सोसाइटी, जहां आप हुकूमत के नौकर दे रहे, हुकूमत को आप वो करते रहे, सलाम करते रहे, और हुकूमत आपको कुछ ना कुछ देती है। हमें इससे निकलना है, हमें पेट्रनेज नहीं चाहिए। देखिए आप यंग लोग हैं, आप लोगों को क्या पेट्रनेज चाहिए, या आप लोगों को बाजुए जान से कुछ बना के दिखाना, अपनी ताकत से कुछ बना के दिखाना है, अपने बाजू से कुछ बना के दिखाना है। आप लोगों ने करना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, चाहे कोई बात नहीं, क्या पता कल को आप दुनिया की वो इंटरनेट में कोई जदीद कोई जदत कर दे, कोई इनोवेशन कर दे, क्या पता। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज है, स्टारबक्स में लोगों को एग्जाम्पल देता है, चाय खाना है, उसकी वैल्यू हो गई थी $110 बिलियन, ठीक है, चाय खाना भी नहीं बना सकते, ठीक है। अब हम चाय के स्टॉल्स हमारे पास होते हैं, पर हम उसको अगर प्रॉपर्ली मार्केट कर सकते, बात बनती है। मैकडोनल्ड क्या, मैकडोनल्ड एक कबाबची है ना, कबाबची ने कितनी तरक्की कर ली है। मैकडोनल्ड वर्थ अबाउट पता नहीं कितने 70-80 बिलियन डॉलर्स। व्हाई कांट वी थिंक लाइक दैट? अब ये क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स एंड आवर रेस्टोरेंट? दो तीन चीजें। एक तो वो लोग एक सिस्टम उन्होंने बना लिया, अ सिस्टम दैट वर्क्स। वो सिस्टम क्या है कि वो सिस्टम जो है एक ऑर्गेनाइज तरीका। मैकडोनल्ड का जो चीफ है वो कभी पाकिस्तान नहीं आया, पर मैकडोनल्ड्स यहाँ चल रहा है। और मैकडोनल्ड्स में आप जाके देखे, मैंने ट्राई करके देख लिया, मैं गया हूँ मैकडोनल्ड्स, मैंने कहा है उस बंदे को जो पीछे खड़ा काउंटर के कि भाई ये ले, मेरे से पैसे ले ले, तू मुझे मैकडोनल्ड दे दे, मैं कैश रजिस्टर ना रिंग कर। कहता कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पता होता उसको। आप ब्राइब करें, वो नहीं ब्राइब होता। ये सिस्टम होता है हमारे यहाँ, वो सिस्टम हम नहीं बना सकते। हमारे यहाँ बंदा एकदम चोरी कर देता है, व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव द सिस्टम। उसका कसूर नहीं है, हम सिस्टम नहीं बनाना चाहते, हमें सिस्टम बनाने में बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर हम सिस्टम बना लें, जो मैकडोनल्ड ने बनाया, तो आज बुंदू खान को भी मैकडोनल्ड, ठीक है। तो हमें सिस्टम बनाने की आदत होनी चाहिए और तरीका होना चाहिए। पर वो सिस्टम जब उन्होंने बनाया, उनके साथ हुकूमत ने उनको लीगल सिस्टम दिया हो जहाँ सब कुछ चल सकता है। हमारा लीगल सिस्टम यहाँ क्या है कि अगर कोई चोरी कर जाएगा तो जनाब आप, वो कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट में स्टे ले लेगा, उसके बाद कोर्ट उसको 10-15-20 साल रखेंगे। बाय द टाइम आप थक जाएंगे, आप कहेंगे छोड़ दो यार, ठीक है। हमारा कोर्ट सिस्टम ना कैसे, हमारा लीगल सिस्टम ना कैसे, वो चला जाएगा किसी अपने एमएनए के पास, एमएनए आ जाएगा मेरे पास, ये तो मेरा दोस्त है यार, इसको छोड़ दो यार, वो नहीं है। तो वी डू नॉट हैव, हम सारे रूल ऑफ लॉ बात करते हैं, बट रूल ऑफ लॉ क्या होता है? बेसिक चीज, रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, एंड वी हैव नो रिस्पेक्ट फॉर रूल्स। जब मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, सीधा लोग क्यों तोड़ के आगे आते हैं, क्या करें? वो क्या 1000 बारी रोका है, वो नहीं रुकते, क्योंकि उनका किसी ना किसी को बड़ा बाबा होता है। तो अगर ये सिस्टम हमारा है तो हम आगे नहीं चल सकते। तो पहली चीज जो इस साल का नोबेल प्राइज में उसने यही कहा है, पहली चीज आप रूल्स को माने। रूल्स क्यों? और सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है जो चीफ मिनिस्टर को लगता है, प्राइम मिनिस्टर को लगता है, सबको लगता है, ये जो प्रोटोकॉल लेके गाड़ियां फिरते हैं, दैट इज नॉट अ रूल। वो रूल खुद ही तोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ा रूल तो ये है कि प्रोटोकॉल लेके फिरते क्यों भैया? मैं अमेरिका 40 साल में, व्हाइट हाउस के साथ मेरा दफ्तर, मेरा आज तक रास्ता नहीं कटा अमेरिका में, मुझे आज तक किसी ने लाइन नहीं तोड़ी अमेरिका में, हो ही नहीं सकता। वो प्रेसिडेंट भी अगर लाइन में खड़ा होगा। यहाँ हमें ये मुसीबत है कि हम सोचते हैं कि कुछ लोग अबव द लॉ है, और वो लोग कौन है? वो सरकारी लोग। तो हमारे सरकार ने एक पेट्रोनेज कल्चर रखा हुआ है, एक रखा हुआ है कि हम सबको वो थपकी देते हैं, चल बेटा तुम्हें नौकरी दे दे, बेटा चल बेटा बेटा, सारा बेटा बेटा। मैं देखता हूँ उस कल्चर में हैरानगी की बात है कि बच्चे बच्चे मेरे जैसे बंदे को बेटा कह देते हैं। अभी तो मेरे बाप तो नहीं हो, बट वो सोचते हैं कि वो क्लास में मेरे से ऊपर है तो मुझे बेटा कह सकता है। ये अजीब सिचुएशन है। तो हमें ये कल्चर छोड़ना पड़ेगा पुराना, हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए याद रखिए, गोरा क्यों तरक्की किया? गोरा रूल्स फॉलो करता है। गोरे ने सारी गेंद बनाई। क्रिकेट आज आप देखते हैं, क्रिकेट किसकी है? आपकी है, गोरे ने बनाई। व्हाट इज क्रिकेट? क्रिकेट इज अ सेट ऑफ रूल्स। व्हाई कांट वी मेक रूल्स इन आवर ओन कंट्री? वो नहीं हम बना सकते। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट में द बेस्ट मैन विंस। मुझे भी खिला दें क्रिकेट, जैसे हम खिलाते थे नवाज शरीफ को एक जमाने में, कि नवाज शरीफ को सारे जिता देते थे। अगर ये करना है, दैट्स नॉट क्रिकेट। हमें रूल्स बनाने हैं जो सबके लिए बराबर है, और जो भी जीत जाए वो जीत गया, ये होना चाहिए। फिर बात बनती है तीसरी चीज, जो हमारा अब ये बजट आ रहा है, बजट का तमाशा जो हम बनाते हैं, ये अगेन इनकी चौधराहट है कि जी बजट का खेल हो रहा है। आप बाकी मुल्कों में देखें, बरतानिया में बजट सुना है, अमेरिका में बजट सुना है, बजट आता चला जाता, कोई बात। असल बात ये लोग रोज टैक्सेस चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते? इनसे पूछे क्यों चेंज करते? एक टैक्स पॉलिसी क्यों नहीं है? और वो टैक्स पॉलिसी जो बाकी दुनिया में, क्यों हमारे टैक्सेस इतने ऊंचे? अगर टैक्सेस ऊंचे होंगे तो कौन इन्वेस्ट करेगा? आप कैसे
गुजारा करेंगे। आपकी सैलरी में, आप जब नौकरी करेंगे तो आपकी सैलरी में कहते हैं 45% स्टेट ने लेना। यार कौन सी दुनिया में 45% स्टेट लेता है? बाकी दुनिया में 15, 20, 30% है। और अगर जहाँ ज्यादा टैक्स है जैसे स्वीडन, डेनमार्क वगैरह में है, तो वो फिर आपको बहुत कुछ वापस देते हैं। आपको हेल्थ भी देते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, आपको जनाब वो क्या कहते हैं, ओल्ड एज पेंशन भी देते हैं, आप बहुत सारी फ्री सर्विसेज देते हैं। हाँ, अगर वो स्टेट बनाना तो बना ले, बट देन बस वी मस्ट बी क्लियर वी आर मेकिंग दैट स्टेट। अपनी मर्जी से ना करेंगे तमाशे, ठीक है, कि हमने वो पैसे लेके फिर एजेंसी बनानी है। जैसे मैंने कहा ना, 20 नए इदारे बना लिए जिसके अंदर लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, और वो नौकरियां लाइफ टाइम दे रहे हैं। क्या बनेगा मुझे समझ नहीं आता। सो दीज आर इश्यूज जो हमें सोचने की। बाकी ये है कि आप लोग जो बच्चे हैं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कैन डू। आपकी एम्बिशन क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी एम्बिशन क्या है? व्हाट इज द एम्बिशन ऑफ द किड्स? कोई एम्बिशन है आप लोगों की? क्या बनना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? तो जवाब देगा जी। क्यों मैडम, बताइए, व्हाट आर योर किड्स? डॉक्टर सादिया पूछे बच्चों को लेना ऑन बोर्ड, हम तो आज सर बच्चों से मिलने आए हैं। क्या क्या चाहते हैं? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ये कहाँ पे लेके जाएं? साउथ पंजाब में तो पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है हमारी, 50 से ज्यादा परसेंटेज है हमारी। तो ये बच्चे क्या करेंगे? इनके माइंड में क्या है? ये सारे बीएस के बच्चे हैं ना, बीएस एम और एमफिल के हैं ना, तो इनको ऑन बोर्ड लेना आज। अच्छा रहेगा अपने एम्बिशन बताने के लिए। अपने अपने बताएं क्या बनना है, बताएं बताएं। ये कोई प्रेप क्लास तो है नहीं, ये सारे के सारे माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं। इनको दें माइक, दें, इनसे पूछें क्या चाहते हैं ये लोग, क्या बनना चाहते हैं बीएस के बाद। उस्ताद तो नहीं बनना, वो किससे पूछे ना सर, वो कहते हैं मैंने टीचर बनना है या मैंने डॉक्टर बनना है। ये दो तीन हमने बचपन से सीखे हैं। अरशद नदीम का सर ने नाम लिया था, किसी को पता है ये कौन है? ये कहाँ का है अरशद नदीम? अभी सर ने नाम लिया है, उसको वो अवार्ड भी मिला है। तो उसने क्या किया था? कबड्डी खेली है उसने जी, एनीवन? ट्रैवलिंग हो गया सर, जिसमें गोल्ड मेडल है। अच्छा, एक बच्ची आई है, वो जी इश्मा, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बीएस 8 से हूँ। एक्चुअली बीएस के बाद मुझे सीएसएस का एग्जाम क्लियर करना है ताकि मैं डीसी बन सकूं। ओके, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अब डीसी बनना चाहती हैं? और कोई, एनीबडी एल्स? अच्छी बात है, डीसी बने, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम तबिंदा वकार फ्रॉम बीएस 8 सेमेस्टर। आई वुड लाइक टू बी अ बैंक। बैंक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बैंकर्स हमारे मुल्क में रूल करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। एनीबडी एल्स? देखिए, वेरी गुड, लेट मी से वेरी गुड कि आप डीसी बनना चाहती है, बैंकर बनना चाहती है। साइंटिस्ट कौन बनना चाहता है? साइंटिस्ट कौन बनना चाहता है? कौन बनना चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट गुरु? कौन कंपनी स्टार्ट करना चाहता है? कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग? देखें, औरतों ने इस मुल्क में बड़ी तरक्की की है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सबसे अमीर बंदा इस मुल्क में एक औरत है। किसी को पता है? दैट वुमन इज द रिचेस्ट पर्सन इन द कंट्री। नजर नहीं ज्यादा आती, मैं उसको छेड़ता हूँ तो वो हमेशा कहती है कि यार तू ज्यादती कर रहा है, बट शी इज द रिचेस्ट वुमन इन द कंट्री। रिचेस्ट वुमन, मैन, सबको मिला के। उसका नाम है मोना कसूरी, नसरीन कसूरी। शी हैज, क्या किसी को पता है वो क्या करती है? बताऊंगा आपको, सबको पता होगा। उसका बीकन हाउस स्कूल है, बीकन हाउस स्कूल, जो उसने शुरू किया था अपने बरांडे में। आज उसके पास पता नहीं कितने लाख बच्चे पढ़े हैं, और उसके पास एक स्कूल सिस्टम नहीं, उसके पास 4 स्कूल सिस्टम है। बीकन हाउस भी है, वो न्यू स्कूल भी है, और वो भी है, क्या कहते हैं, एजुकेटर्स भी है। एंड शी हैज ग्रोन टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट, प्रॉब्ली द रिचेस्ट। तो आप सोचिए, उसके पास पता नहीं 2.5-3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उसके स्कूल सिस्टम में। आप खुद ही हिसाब लगा ले कितने पैसे बनते होंगे महीने के, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है, इसी तरह अब देखें, कई और औरतें, देखें ग्रामर स्कूल भी औरतें चला रही हैं, ठीक है। फिर आप ये देखें, जो फैशन डिजाइनर्स हैं, क्या नाम है, समीना सफीनाज, आप कपड़े तो लेते होंगे वहां से, ठीक है। और इस किस्म की और बड़ी औरतें हैं जो चला रही हैं, ठीक है। तो मारिया बी, है नहीं, मारिया बी बड़ी फेमस है। बड़ी फेमस है मारिया बी भी, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप सोचिए, ये भी बड़ी चीज है कि उन्होंने ये बना ली है चीजें। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप किड्स इन बहालपुर, गर्ल्स इन बहालपुर, माशाल्लाह यू आर स्टडीइंग, यू आर डूइंग वेरी वेल, क्या आप ऐसी ड्रीम नहीं रखती दैट यू कुड फॉर एग्जांपल मेक द नेक्स्ट, let me put it this way, for example, दराज है, you could make the competitor of दराज in बहालपुर। और फॉर एग्जांपल एक और चीज बड़ी जरूरत है मुझे, जो मैं देखता रहता हूँ, मेडिकल वेबसाइट्स। वेबसाइट्स में बड़ी जान है। क्या आप मुझे बताइए कि अच्छा डॉक्टर कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा? मेडिकल फार्मेसीज की बड़ी जरूरत है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वन कैन थिंक ऑफ। अब तो खैर मेरे तो अब नॉलेज से बाहर हो रही है बात। क्रिप्टो करेंसी में बहुत आ रहे हैं। कितने लोग यहाँ क्रिप्टो करेंसी जानते हैं? कितने लोगों को आइडिया है क्या हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में? चले, अगर आइडिया है तो बता दें, नहीं तो नई एक वेव खुल रही है क्रिप्टो करेंसी की, नई वेव खुल रही है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल, आपने बैंकिंग की बात की, बड़ी अच्छी बात की, आई थिंक ग्रेट करी है। बट इसके साथ अब नई जो आ रही है, कॉल्ड
ये जो है ऑनलाइन फाइनेंस जो है, जो आ रही है चीज, जैसे यू पैसा, इजी पैसा वगैरह, इसमें बहुत इनोवेशन आ रहा है। तो आयु, आप बच्चे बच्चियां जो हैं, आर यू कीपिंग ट्रैक ऑफ द इनोवेशन, कि जो इनोवेशन आ रही है, अगर आप इसका ख्याल रखेंगे, आप सबके पास मोबाइल डिवाइसेस होंगी, आईपैड या आईफोन या व्हाटएवर, वेरियस काइंड ऑफ फोन्स, आप देखें उस पर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती, और इतने पैसे बनाने के मौके। मेरा एक कॉलीग था जी, उसकी बीवी मेरे साथ काम करती थी, एक दिन मेरे पास आई, मैं रिजाइन कर रही हूँ। कोई क्या हो गया, तू रिजाइन क्यों कर रही है, गवर्नमेंट नौकरी तो कोई नहीं छोड़ता। उसने मुझे बताया जी मैं अब अमेजोन पे बिजनेस कर रही हूँ। और बाद में मिली, मैंने पूछा भी क्या हाल है, कहती है मेरे तो 10 नौकर है, उसका एक फर्म बन गया है विद 10 पीपल। और मैं कहा तू क्या करती है, वो कुछ भी नहीं, मतलब इन सच की उसकी बिजनेस अगर आप देखें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि वो चीन से चीजें लेके वहां पहुंचा देती है, अमेरिका से चीजें लेके अंदर कर देती है। तो ऑल ऑफ बिजनेस इज ऑनलाइन। खुद कुछ नहीं करती, मतलब खुद ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं करती, मेरा मतलब खुद वो ये नहीं कि पैकेज बना के भेज रही है या पैकेज करके भेज रही है, वो लोगों को कनेक्ट कर रही है। बिजनेस, दैट्स आल्सो बिजनेस, एंड शी इज ग्रोन माशाल्लाह, शी इज डूइंग वेरी वेल। तो बिजनेस जो है, अगर आप सोचें, बड़े तरीकों से हो सकते हैं। हमारे मुल्क में बिजनेस करने का एक सबसे बड़ा नुकसान है कि जब हम बिजनेस करते हैं, हम सक्सेसफुल होते हैं, तो हम हैं, मैं इसको कहता हूँ, हम एक गिट्टा खींच पाओ। वो आपने सुना होगा जोक के, वो ज़ियाउल हक गया, सुनिए जोक है तो डोंट टेक इट सीरियसली, कि ज़ियाउल हक सुना है जब मर गया तो उसको अल्लाह मियाँ ने कहा तू दोज़ख जा। तो वो दोज़ख गया तो देखा कि वहाँ कुएं हैं, हर कुएं के ऊपर एक फरिश्ता खड़ा है, हर कुएं पे झंडा लगा। तो बरतानिया के कुएं पे बरतानिया का झंडा लगा, उसके बरतानिया के लोग हैं, फरिश्ता खड़ा है, लोग बाहर निकलते हैं, फरिश्ता छंटा मारता है, नीचे आग में चल जाते हैं। एक कुएं पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और वहां कोई नहीं फरिश्ता। तो उसने पूछा भाई यहाँ क्यों नहीं फरिश्ता, तो कहा यार ये पाकिस्तानी है, ये एक ऊपर चढ़ता है दूसरा नीचे खींच लेता है, तो ये बाहर निकलते ही नहीं कभी, बेचारे अंदर ही रहते हैं। तो अब मसला ये है कि हमारी ये आदत बन गई है कि एक दूसरे का बेटा खेलते हैं। तो ये अफसर जो हमारे हैं, अगर आप जरा सी तरक्की करते हैं तो आपके, मेरा भी भत्ता दो, मुझे कुछ करो, यार ये क्या है, तुमने ये रूल तोड़ दिया, तुमने ये रूल तोड़ दिया। अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल कपड़े बना रहे हैं तो बॉयलर इंस्पेक्टर आ जाएगा, भाई बॉयलर का कपड़े के साथ क्या काम है यार, पर बॉयलर इंस्पेक्टर आ जाएगा कपड़े लेने के लिए, पैसे लेने के लिए। हमने 1000 रूल्स बनाए, उस पर हमने बड़ी रिसर्च की है कि हमने बहुत रूल्स बनाए हुए। रूल्स खत्म करें और बच्चों को बिजनेस बनाने दें, तरक्की करें। फॉर एग्जाम्पल हमने खोखों की स्टडी की थी, खोखे, और हमने खोखे लगवाए भी थे इस्लामाबाद में। एक बंदा इसके पास 4 खोखे, दैट्स अ बिजनेस यार, व्हाई इज दैट लेस देन मंशा, दैट्स अ बिजनेस। वो जो नाइकी वाला है, जो नाइकी, आपने नाइकी तो सबको पता होगा ना, नाइकी बहुत बड़ी कंपनी है, जूते शूते बनाती है सबको, जो नाइकी इज नाउ वर्थ $60 बिलियन। अब नाइकी का जो बंदा है वो शुरू हुआ था कैसे, ही स्टार्टेड सेलिंग स्नीकर्स ऑफ हिज कार यार, अपनी गाड़ी में से बेचने शुरू किए थे उसने। फिर वो उसने ट्रक ले लिया, ट्रक लेके जगह जगह खड़े करके स्नीकर्स बेचता था। आज इज वर्थ $60 बिलियन। हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए। अमेरिका में जो जान है वो ये है कि ऐसी सोसाइटी है जब बंदा गाड़ी से कारोबार शुरू करे और बन जाए बिलियनर। ये हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं हो सकता? अगर ये हुकूमत अकल करे, आप लोगों को मौका दे, आप यंग लोग, यू हैव द ब्रेन, यू हैव द ताकत, बिकॉज यू आर यंग, यू आर इनविंसिबल। मेरी उम्र पे तो ताकत गिरनी शुरू हो जाती है, आप तो इनविंसिबल हैं, आपकी तो जान है। आपको 10 मील भागना है, 10 मील भागे, 20 मील भागे, 15 मैराथन भागे, आप ये कर सकते हैं। एंड यू शुड डू इट, एंड व्हाई नॉट, व्हाई शुडंट यू डू इट? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, ये गलत बात है। यू कैन डू अ लॉट, बट यू हैव टू थिंक बिग, वे बिगर देन के मैंने छोटी सी नौकरी करनी है। भाई नौकरी करे जरूर, कोई नहीं कहता नौकरी करे, बिल्कुल करे, पर फिर नौकरी करनी है, बैंकिंग में जाना है, तो फिर ऐसा बैंक ढूंढे जो आपको बाहर भी ले जाए। अब हमारे जितने सक्सेसफुल बैंकर्स हैं सब बाहर से हैं। औरंगजेब साहब कहाँ से हैं? ये जो मिनिस्टर फाइनेंस है, बाहर जेपी मॉर्गन में काम करते थे, वहां से यहाँ है, ठीक है। शौकत तरीन साहब कहाँ से आए थे? बाहर से। अपना शौकत अजीज साहब कहाँ से आए थे? बाहर से। ये सब आपके फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से आए थे। आपके सारे बैंकों के हेड है जो बाहर जाके फिर आते हैं। तो अगर आप बाहर नहीं जाएंगी तो यू आर मेक मिस्टेकन। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, बट यू हैव टू ड्रीम बिग। और अगर इस एज पे आप ड्रीम नहीं करेंगे तो मेरी उम्र पे तो ड्रीम नहीं कर सकते भाई। मेरी उम्र पे तो ड्रीम्स खत्म हो रही होती, आपकी उम्र पे ड्रीम्स हैं, एंड यू हैव टू डेवलप योर ड्रीम्स। एंड यस, एक चीज याद रखें, हमारे जो स्कूलों में एक चीज पढ़ाई जाती है वो बहुत गलत चीज है। मुझे भी पढ़ाई गई थी और मैं बहुत उस पर सफर किया था, इसलिए आपको कह रहा हूँ। मुझे कहा गया था फेल होना गलत बात है, और अगर गंदे नंबर आ गए तो मैं शर्मिंदगी से मर जाता था। ये आपको गलत समझाया जा रहा है, बहुत गलत समझाया जा रहा है। फेलियर इज गुड, फेलियर इज नॉट बैड, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम फेलियर, बट डोंट फेल विदाउट डूइंग एनीथिंग। यू फेल व्हेन यू डू समथिंग बिग। अगर छोटी चीज में फेल हो रहा है कोई फायदा नहीं। अगर इफ यू फेल इफ यू डू समथिंग बिग। अब अभी पूछ रहे थे इरफान साहब,
अरशद नदीम की बात है। अरशद नदीम जो है ये जैवलिन थ्रोअर है, इसने जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता है, होप एवरीवन नोज, पर इसकी स्टोरी रिपीट करना बहुत जरूरी है। इसने जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता और इसने कैसे जीता है? कोई हुकूमत सपोर्ट नहीं दी, कोई कुछ नहीं दी, इसने अपनी बाजुए जान से, इसने अपनी मेहनत से किया है। ही वर्क सो हार्ड कि क्या मैं कहूँ, उसकी स्टोरी जो है, मैं तो कहता हूँ इफ आई वाज यंगर आई वुड राइट इट। हिज स्टोरी इज वर्थ राइटिंग। उसने एक विलेज में, खेतों में नेजा फेंक फेंक के, स्कूल यार्ड में नेजा फेंक फेंक के उसको वो फैसिलिटी मिली जो बाहर मिलती है कि जनाब अच्छा फील्ड है, अच्छी ये वो, उसने सब जगह नेजा फेंक फेंक के वर्ल्ड चैंपियन बन गया अपनी मेहनत से, अपनी ड्रीम से। बट ही हैड अ ड्रीम, बेचारा गरीब घराने सा था, उसकी ड्रीम थी और उसने ड्रीम अचीव कर ली। ये मुल्क ऐसे बनते हैं when kids like you dream. So please dream and please fail. Nobody is stopping you from failure, but fail in a big dream. Don't fail कि छोटा सा एग्जाम दे दिया फेल हो गए, चलो तो क्या, और कुछ करें ना, कुछ अच्छी चीज करें को मजा आए। ये हमारे पॉलिटिशियन, हमारे ये सारे लोग हैं, इनको भी पता होना चाहिए फेलियर इज इम्पोर्टेंट, ड्रीमिंग बिग is important, and at the same time growing yourself. If you grow, the economy grows. If you grow, I grow. We all grow together. अगर हम कोई अच्छी चीज करेंगे, ये मेरा ख्याल है, हमें समझना चाहिए, बच्चों को भी समझाना चाहिए। ये जो हमने एक डरू सोसाइटी बना दी है, ये डरू सोसाइटी बंद करें। डरू सोसाइटी जहाँ सब बैठे हुए हैं, माँ बाप भी बच्चों को सिखाते हैं, मुझे भी सिखाया गया था कि यार बाहर जाओगे तो मर जाओगे, यार बाहर जाओ हो जाएगा, खुदा दे वास्ते कुछ नहीं होता, जाओ दुनिया की सैर करो, देखो, अचीव समथिंग बिग, डोंट वरी अबाउट लिटिल थिंग्स। जी, एनी क्वेश्चंस? मैं चाहता हूँ बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, सवाल जवाब कोई हो, फिर मजा आएगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। स्टूडेंट्स के सर कोई क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको, जी बेटे कोई क्वेश्चन, आप आए इधर ही आ जाए, वहां से आवाज से वो ले ले बेटे। बच्चे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम बच्चों से, प्लीज आप लोग क्वेश्चन करें। क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, जो आपके माइंड में है, माइंड में ही है। जो भी आपके माइंड में, प्लीज आप क्वेश्चन करें। बिलीव करें, आपने ना आज आपने जाके ना डॉक्टर नदीम उल हक को सिर्फ गूगल करना है। बिलीव करें, आप थक जाएंगे जितना इस बंदे ने काम किया पाकिस्तान के लिए, और अभी तक स्टिल एट द एज ऑफ नियर अबाउट 80 के होने वाले, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो स्टिल वर्किंग कंडीशन में। ये आपसे ज्यादा वर्किंग में है। आप लोग तो बच्चे 2 3 4 घंटे की क्लास में थक जाते हैं, बट स्टिल ही इज ऑन अ वर्किंग ट्रैक। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट थी, जब मैं बात कर रहा था डॉक्टर साहबा से, कि ये बंदा, इसका माइंड बिल्कुल यंग है, आप एज को छोड़े, इसका माइंड देखेंगे अभी तक माइंड यंग और कुछ करना चाहता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस सेशन के बाद डॉक्टर नदीम उल हक को गूगल करना है। जरा गूगल करके देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसने कितना काम किया और कहाँ कहाँ पे काम किया। तो मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज वो गूगल शुगल छोड़े, पॉइंट ये कन्वर्सेशन करें। मेरा तो ख्याल है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, मुझे कहते हैं बात करने में, बात सुनो, अगर मेरे से लड़ोगे तो कोई मजा आएगा। अगर तुम सिर्फ ये सोचो सुन के चलो तो मजा, अगर लड़ोगे तो मजा आएगा। लड़ने से मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को माँ बहन करें, भाई एक तरीके से लड़ो, सवाल जवाब करो। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज क्वेश्चनिंग। बल्कि कुरान में भी पहले इस्लाम में क्या उसने क्वेश्चनिंग से शुरू किया, यार क्वेश्चन करो, पढ़ो, कुछ नॉलेज सीख करो। तो वी हैव टू क्वेश्चन, वी हैव टू लर्न, एंड तभी अल्लाह ताला इतने थोड़े असूल, उसने कहा बाकी तुम दुनिया खुद जाके देखो, सीखो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ नहीं बताया, ये सारी अल्लाह की सीक्रेट्स है जो हम डिस्कवर करें। इलेक्ट्रिसिटी क्या अल्लाह की सीक्रेट है ना? ये क्या है, एयर कंडीशनिंग क्या अल्लाह की सीक्रेट है? हम डिस्कवर कर रहे हैं। गाड़ी चलाना अल्लाह की सीक्रेट है, अल्लाह हमें चाहता तो दे सकता था, उसने नहीं दिया, हम उसकी सीक्रेट्स डिस्कवर। और मैं तो कहता हूँ हमारा जो असली ईमान है कि हमने अल्लाह की सीक्रेट्स डिस्कवर कर, वो कैसे डिस्कवर होंगी? When young people start thinking, talking, researching. अब गोरे ने देखा, उसने कहा ये क्या चीज है, उसको मिला कोला, उसने कहा इसको जलाओ, इसमें से कुछ निकालो। उसने देखा ये पेट्रोल है, पेट्रोल को जलाओ, इसमें से कुछ निकालो। तो हम क्यों नहीं ये कर सकते? तो आपसे मेरी गुजारिश है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चनिंग। एंड इफ यू डोंट क्वेश्चन पीपल, यू डोंट लर्न एनीथिंग, सो यू हैव टू क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन, आई एम श्योर यू हैव सम क्वेश्चन इन योर माइंड, आई एम श्योर यू वांट टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग। तो आर्ग्यू यार, आर्ग्यूमेंट इज द बेस्ट थिंग। हमारे जो बड़े सारी ह्यूमन नॉलेज है आर्ग्यूमेंट से चलती है। एक जमाने में इस्लाम में भी बहुत क्या होता है, मकाले होते थे, वगैरह, दे यूज्ड टू बी डिबेट्स। अब हमने डिबेट छोड़, मच टू आवर ओन रिग्रेट। तो आप प्लीज सवाल पूछिए, डिबेट करिए। टू मी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन एवर गिव यू। डिबेट, गेट आउट। हमने अपने बच्चों को बहुत सिखा दिया है कि सवाल पूछना गलत बात है। तो प्लीज गो अहेड, कम ऑन, लेट्स हैव अ फाइट, लेट्स आर्ग्यू। So we have some questions. Go ahead. जी सर, आप
माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक है, स्पेशली जब आपने भागने का कहा। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं भागने के लिए हम तैयार। लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन भी है, और जो मैं ऑब्जर्व करती है, हम एज यूथ एक तो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एंगेज है, और जो रिस्क मैनेजमेंट आप लोग हमें पढ़ाते हैं, वो हमें रिस्क जो है वो आपने तो बहुत अच्छा बताया कि आपने वॉर नहीं देखी, लेकिन हम लोग जब सोशल मीडिया में इतने इन्वॉल्व थे, तो हम लोग जाहिर सी बात है उसको देख भी रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो अपने नर्व्स को कंट्रोल करें। तो आप जैसे लोग तो बहुत मोटिवेट करते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जाता है, तो हमारे यूथ में बहुत कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, क्योंकि जो हमारी ओल्ड जनरेशन है उनके पास इस तरह के आइडियाज ही नहीं है, और स्पेशली जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो हमारी ओल्ड जनरेशन है वो एजुकेटेड ही नहीं है, तो वो हमें मोटिवेट करने की बजाय हमें ज्यादा डराते हैं। और जब हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे आपने कहा, वो इनकरेज ही नहीं करती, तो बहुत सारे छोटे स्टॉल शुरू किए जाते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन उनको ग्रो नहीं किया जाता, क्योंकि उसके बाद जो टैक्सेस है, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाती। हमारे यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो छोटे बिजनेस स्टार्ट करती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें बंद करना, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें जब हम ऐसी चीजें देखें? बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। देखिए जी, बिल्कुल बट it begins right here in the classroom. Do you encourage your kids to be bold and debate? जो गेम शुरू होती है वो डिबेट से शुरू होती है, and I think quite frankly all classrooms should be debates. पुराने तरीके जो पढ़ाने के होते थे, इवन हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ या उससे पहले ग्रीक्स में या सब कुछ, इट वाज ऑल अ डिबेट। क्या होता था, जो उस्ताद आके बैठता था तो सवाल पूछता था, डिबेट होती थी। ये लेक्चर का निजाम तो बहुत बाद में आया। तो हम क्या डिबेट कर सकते कि नहीं कर सकते? एंड दिस इज वेयर आई थिंक वी हैव टू एनकरेज आवर किड्स टू कम आउट एंड डिबेट। एंड ये सोचना कि there's a bad question, there's no such thing as a bad question, there's no such thing as a stupid question, every question has merit। और अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद कुछ निकल आए। अब देखें ना, जिस बंदे ने सवाल पूछा था कि लाइफ क्या होती है, या चले हमारा ले ले, क्या था, मेरा ख्याल इब्न सीना था क्या था, जिसने पहली दफा एक डेड बॉडी को काट के उसके अंदर से देखा कि क्या है। अब डेड बॉडी को काटना बहुत बुरा समझा जाता, बहुत बुरा समझा जाता कि कुफर है। अभी भी आप सोचे, बड़ा बुरा लगता है कि डेड बॉडी को आप काट रहे हैं, पर उसने काट के उसमें से ह्यूमन एनाटॉमी जब सीखी और दुनिया को सिखाई, अब देखें क्या दुनिया बदल गई है। इसी तरह अगर आप देखें कि जो है अपना क्या कहते हैं, ये डार्विन ने जानवरों को स्टडी किया। उसने जानवरों की स्टडी से देखा, यार ये तो एक दूसरे से मिलते हैं, किधर मिलते हैं, एक बीक मिलती है, पर मिलता है, ये मिलता है, और उससे उसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन निकाल दी। पर अगर आप इतनी छोटी सी चीज ना नोटिस करें कि यार वो बीक उसकी जो थी वो ऐसी थी, उसकी जो बीक है उस कव्वे की ऐसी, उसकी ऐसी, इसकी क्यों? वो सवाल पूछा उसने, और सवाल पूछ के देखें क्या निकाल लिए। अगर वो सवाल ना पूछते, इसी तरह ये जो अपने लोग हैं कि जी ये तेल निकल रहा है, गैस निकल रही है, गैस तो निकलती रही, थ्रू आउट निकलती थी, जलाते भी थे लोग, पर गैस से हम कर क्या सकते हैं? या पानी उबालते हैं हम चाय बनाने के लिए, पर वो वॉट ने देखा पानी उबल रहा है, ये नहीं उबल रहा है, इससे क्या कर सकते हैं? तो सर ये सवाल ने स्टीम इंजन बना दिए। तो अगर हम सवाल पूछने से डर जाएंगे फिर कुछ नहीं हो। तो तभी मैं कह रहा हूँ सवाल पूछें, आर्ग्यू करें। नाउ दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। आर यू टेलिंग मी कि कोई सवाल नहीं आपके दिमाग में आ रहा? क्यों डीसी साहिबा, आई बेट यू आर विलिंग टू, यू आर रेडी टू आस्क अ क्वेश्चन। ये डीसी को माइक देने जी, आई थिंक शी इज रेडी टू आस्क अ क्वेश्चन। ये कहाँ है भाई डीसी? जी बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट क्वालिटीज शुड यूथ डेवलप टू बिकम फ्यूचर लीडर? व्हाट क्वालिटीज क्या शुड यूथ डेवलप टू बिकम अ फ्यूचर लीडर? आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब आपकी उम्र में था ना, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा। वहां हमें उन्होंने सिखाया, हमारे उस्ताद ने सिखाया वक्त जाया करने के तरीके। हम क्लास से निकलते रक्शा पे बैठ जाते थे, क्लास भी करते थे, क्लास में आते थे, हमारे साथ हमसे गपशप लगाते थे। एक उस्ताद ने मुझे एक किताब डिक्टेट करनी शुरू कर दी, मुझे क्या क्लास पूरी को। मैंने खैर वो किताब डिस्कवर कर ली। मैं दूसरे दिन किताब ले आया, मैंने किताब में मार्क करना शुरू कर दिया। जब वो पढ़ा रहा था, कहते तुम क्या कर रहे हो, नोट्स क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा किताब मेरे पास है, आप तो सारी किताब डिक्टेट कर रहे हैं, क्लास से निकल जाओ। उसने मुझे निकाल दिया, उसके बाद मुझे आने नहीं दिया क्लास में। पर हमें ये 2-3 चीजें नहीं सिखाई गई। सवाल नहीं पूछना सिखाया गया, लाइब्रेरी इस्तेमाल करना नहीं सिखाया गया, हमें ये नहीं सिखाया गया कि तुमने दुनिया में अपने आप को कैसे कंडक्ट करना। उसके बाद मैं सीधा LSE चला गया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स किया, मुझे पता चला कि उन्होंने हमें एक रीडिंग लिस्ट पकड़ाई, और जो हमें
पाकिस्तान में पढ़ाते थे वो तो उन्होंने 2 हफ्ते में खत्म कर दिया, आगे चले गए। एंड वो बार बार कह रहे थे तुम पढ़ के आओ, तुम पढ़ के आओ, तुम पढ़ के आओ। मुझे कोई 2 साल लगे समझने में कि यार मैंने पढ़ के जाना है क्लास में। मुझे नहीं पता था पढ़ के जाना, मुझे नहीं पता था कि इम्तिहान ये नहीं होगा कि सिर्फ क्लास में से आएगा, इम्तिहान होएगा जो कुछ उन्होंने रीडिंग लिस्ट में दिया। मुझे पता चला कि फिर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है। फिर उन्होंने कहा जी आप ट्यूटोरियल में आए। ट्यूटोरियल में गया, उसने कहा यार इस तरह करो कि तुमने कोर्स वर्क तो करते रहोगे, जाओ ये 2 किताबें पढ़ के आओ। मुझे अभी तक याद है हिल ब्रॉनर की किताब थी एक नाम भूल गया, और एक किताब थी फ्रीडमैन की कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। मुझे किसी ने किताब पढ़ने को नहीं कहा था पाकिस्तान। मुझे कहा 2 किताबें हफ्ते में पढ़ के आओ। मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, 2 किताबें हफ्ते में कैसे पढ़ूंगा, अंग्रेजी ठीक आती भी नहीं थी। मैंने 2 किताबें हफ्ते में पढ़ के गया। उसने कहा सवाल करो, मुझे सवाल ही ना करना है। मैं उससे टिपिकल पाकिस्तानी तरीके से आ गई हूँ कि खैर वो बड़ा शरीफ आदमी था, उसने मुझे किया। फिर आदत पड़ गई पढ़ने की। उन्होंने मुझे सिखाया कि एजुकेशन इज नॉट एन एग्जाम, एजुकेशन इज योर डिजायर टू रीड एंड लर्न ऑन योर ओन। यहाँ हाथ खड़ा करें, कितने लोग किताबें पढ़ते हैं रोज फॉर प्लेजर, नॉट ये कि आप स्कूल की किताबें छोड़ें, कोई अफसाना, कोई कहानी, कोई कुछ व्हाटएवर, पोएट्री व्हाटएवर। कितने लोग हाथ खड़ा करें, कौन जी? नॉट बैड, नॉट बैड, चले पढ़ रहे हैं लोग, गुड गुड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग ऑन योर ओन। Second thing is, do you discuss what you read? Who discusses what they read? DC, okay, good, ठीक है। Now, अगर आप discuss नहीं कर रहे हो what you read, you're going nowhere. Number 3, for example, do you have a club that you belong to? Does anybody belong to a club? I'm not talking a big, afsari club, nahi. Like a book club, like a sewing club, like whatever. Do you belong to any club? Debating club, whatever. यहाँ मार खा जाते हैं। हमने एक सर्वे किया है, only 3% of the people belong to clubs. अमेरिका में 1840 में, 1830 में एक बंदा था, फ्रेंच बंदा, नाम उसका आ जाएगा। He went to America on a scholarship from the French government or whatever to study American society and American prisons especially. उसने जाकर जब स्टडी की 10 साल के बाद उसने किताब लिखी कॉल्ड डेमोक्रेसी इन अमेरिका। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने लिखी। उसने कहा ये कौम बहुत दूर जाएगी। वजह क्या? इस कौम में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये सरकार का वेट नहीं करते, ये अंडरपास फ्लाईओवर सरकार का नहीं वेट करते, खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। नंबर 2, ये कौम क्लबों में बैठती है और इकट्ठे मिलकर काम कर सकते। ये इस कौम में एक्शन फोरम्स है। जैसे अभी भी अमेरिका जाएं तो वो जनाब 1000 क्लबों में बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, मैं जब अमेरिका में था तो जनाब इन्वेस्टमेंट क्लब में जाना, शाम को आप चले जाए, मीटिंग्स हो रही हैं कहीं ना कहीं। आपने चेस खेलनी है, चेस के क्लब में चल जाए, ब्रिज खेलनी है, ब्रिज के क्लब में चल जाए। मतलब क्लब ये नहीं होता था कि वो बड़ी चीज है, वो ये इकट्ठे हो जाते थे। लोग कहते थे यार मैंने क्लब बना लिया, मैं ब्रिज क्लब बना लिया, बस ठीक, अब हम मिल लेंगे वहां। अच्छी बात ये थी कि सरकारी काफी हॉल शॉल होते, आप रेंट कर ले, $5 $1 कुछ ऐसे रेंट कर ले, कहीं मुफ्त। लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज में चीजें होती हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग ऐसी गेम्स खेलते, टीम स्पोर्ट्स कितने लोग खेलते हैं? हाथ खड़ा करें, कौन टीम स्पोर्ट्स खेलता है? लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह। ओ डीसी अगेन, एनीबडी एल्स? चले 3-4 लोग हैं, चले। व्हाई आर वी नॉट प्लेइंग मोर टीम स्पोर्ट्स? व्हाई नॉट? जगह नहीं है या लड़की हैं इसलिए? तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने एक स्टडी की थी, पता कि प्लेग्राउंड्स मौजूद नहीं, प्लेग्राउंड्स बहुत कम है। By playgrounds, I mean dedicated playgrounds. I don't mean playground का बड़ा मैदान. I mean, for example, volleyball court, public. अब जोकोविच बना है टेनिस चैंपियन। जोकोविच, आपको पता है जोकोविच कौन है? नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड, सबसे तगड़ा प्लेयर था। जोकोविच ने कहा कि मैं गरीब आदमी का बेटा था, मुझे टेनिस का शौक हो गया, मेरे बाप ने रैकेट ले दिया, मैं सारा दिन जाके पब्लिक कोर्ट्स में खेलता था, पब्लिक कोर्ट्स में खेलता रहता था। वहां से फिर मैं ठीक हो गया और मैं ट्रेन होके आगे आ गया। तो अगर हमारे बच्चे जाके खेलेंगे नहीं तो कैसे आगे आएंगे? आपको पता है, आप लोग माशाल्लाह, हु अर्न्स द मोस्ट इन द वर्ल्ड प्रोफेशन वाइज? कौन सबसे ज्यादा पैसे कमाता है? बैंकर शंकर सब ठीक है, मुझे बताइए आप में से कितनी औरतें स्पोर्ट्समैन बनना चाहती, कितनी औरतें स्पोर्ट्समैन बनना चाहती, कितनी लड़कियां स्पोर्ट्समैन बनना चाहती? क्यों? डीसी साहिबा, ओके, और कोई? ओके, तो देन डीसी साहिबा, व्हाई डोंट यू बिकम अ स्पोर्ट्समैन इंस्टेड ऑफ अ डीसी? हाँ, स्पोर्ट्स में क्यों नहीं जाते? आपको पता है द बिगेस्ट अर्नर्स आर स्पोर्ट्स पीपल। अभी अरशद नदीम ने भी कोई 1 अरब रुपया से ज्यादा बना लिया है थ्रू विनिंग दैट मेडल। और अगर आप, हमने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है ऑफ द पीपल हु वन, पीपल हु मेक द मोस्ट मनी आर स्पोर्ट्समैन एंड हु एक्टर्स, सिंगर्स, बहुत पैसे बनाते हैं। नाउ व्हाई आरंट यू guys training to go there? Because as a society we don't allow you to dream big and fail. तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। तो आपने जो सवाल पूछा बड़ा अच्छा है, क्या करना है क्या नहीं करना। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्रीम बिग, learn to fail, learn to get along with people, and learn to read and learn to question. Questioning is very important. जी, any more question? जी, वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है, प्लीज। आवाज नहीं आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम जी बात सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बच्चे इवन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन वो हासिल कर लेते हैं तो उनकी यही तवक्को होती है कि हम कोई जॉब करेंगे, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो वट एवर। बट ना तो वो स्किल सीख रहे हैं, ना उनको मिल रहा है, ना वो देख रहे हैं घरों में। जो जितना काफी टाइम से जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि आप इवन के जो विलेज के भी लोग हैं तो वो भी यही है कि एजुकेशन हासिल करें उसके बाद जॉब। कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा, कोई बिजनेसमैन का बेटा या बच्ची बिजनेस में नहीं आना चाह रही। तो उसके बाद हम इनसे कैसे कहें कि ये चीज करें? ना तो उन्होंने ये चीजें देखी हैं, ना वो करने के लिए विलिंग है। तो इस चीज को कैसे? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जी, एक बंदा है अमेरिका में, राज शाह, जिसने काफी इस पे रिसर्च की और कुछ लोगों ने की है और लोगों ने भी किया। पॉल टफिक बंदा है। वो कहते हैं मोस्टली जो लोग हैं वो अपने आबा अजदाद के पीछे चलते हैं, पर उसके अंदर एक और भी एलिमेंट आ जाता है कि वो अपनी सोसाइटी के साथ भी चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को आप उठा के एक पुअर नेबरहुड से अच्छे नेबरहुड में ले जाए, उस बच्चे के अच्छे दोस्त बन जाए, तो वो बच्चा फिर तरक्की कर जाता है। ये भी एक चीज देखी गई है। बट दिस मीन्स कि ऑब्वियसली सोसाइटी जो है उसमें सोशल मोबिलिटी के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज जो अमीर लोग हैं वही प्रोग्रेस करते हैं। तो आई थिंक इसको तोड़ना हुकूमत का काम। हुकूमत कैसे तोड़ेगी, मैं तो इस पर बहुत लिख चुका हूँ, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय। आई थिंक हुकूमत को एक चीज करनी चाहिए, नॉट ओनली स्कूल्स, वी शुड हैव कम्युनिटी सेंटर्स एंड लाइब्रेरीज। एंड कम्युनिटी सेंटर्स एंड लाइब्रेरीज में बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो काम करें। काम कैसे करें कि ये बच्चे, फॉर एग्जांपल, एक जो बड़ी मुश्किल बात है ना हमारे यहाँ, जो बहुत अजीब बात है कि यहाँ कितने बच्चे हैं, हाथ खड़े करें, जो साथ साथ काम कर रहे हैं पढ़ने के। एक देखो ना, मसला ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमें बच्चों को सबको काम करना चाहिए। बल्कि मेरे पास बच्चे आते थे जी कि मुझे नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप दे दे, तो मैं हमेशा एक ही चीज कहता था, नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होता है? कि जी मैं गरीब हूँ। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, तुम पढ़ रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, चलो शाम को काम करो। नहीं मैं नहीं कर सकता। मैं चलो तुम्हें दुकान में नौकरी दिलवाता हूँ। मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मैं अपने साथ नौकरी करवाता हूँ, चलो करो, मेरे आरे बन जाओ। नहीं, मुझे पैसे चाहिए। हमने जो हुकूमत जो है ना बेवकूफ वाली पॉलिसी कि बच्चों को स्कॉलरशिप देती है बगैर काम कराए। अमेरिका में हर बच्चा आपकी उम्र का काम करता है साथ पढ़ाई के। ये बहुत जरूरी है। जब बच्चे काम करते हैं उनको मेहनत की आदत पड़ती है। मैं जब लंदन गया था तो मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, बट शुक्र है कोई अकल आई, मैंने जाके काम किया। लोगों के घर साफ किए, लोगों के टॉयलेट साफ किए, लोगों की वो क्या कहते हैं स्टोर्स में शेल्फ्स लगाए वगैरह वगैरह। एंड इट वाज द बेस्ट थिंग दैट आई डिड इन माय लाइफ। हाँ, एक जगह मैंने नाइट पोर्टरिंग भी की कि मैंने वो सारा होटल का नाइट पोर्टर था मैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक्सपीरियंसेस है दुनिया में, जिंदगी में जो होने चाहिए। हमारे बच्चों को ये एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। ये हमारे साथी का प्रॉब्लम है। मैं कायदम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लड़ चुका हूँ इस पे, परवेज हुदबॉय से भी लड़ाई हो चुकी है इस पे कि बच्चों को काम करवाओ। ये नहीं कि बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे। ये हमारे बच्चे हम स्पॉइल करते हैं सिर्फ पढ़ने से। हमारे पेरेंट्स को भी अकल आएगी अगर बच्चे काम करेंगे। तो वी हैव टू नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप के बजाय ये वर्क स्टडी प्रोग्राम हम चलाएं। फिर ये है कि हमारे पास कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए। इन बच्चों को वहां जाके शाम को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और दिन को भी नौकरियां वहां मिलेंगी, वहां काम करें, वहां ये चीजें करें। इस तरह सोसाइटी चेंज हो। अब हमारी हुकूमत तो पेटरेज मोड में ना, जो मैं कहता हूँ पेटरेज मोड। पेटरेज मोड क्या है कि वो सोचते हैं कि वो कौम के वो चौधरी हैं, और चौधरी जो होता है वो सिर्फ कहता है और जा यार उसे लंगर लगे हो जाके खा ले। हमारा ये एटीट्यूड है, जंग लंगर लगे हो जा बच्चे खा लो, बस मेरी मेरी गुलामी करो, बाकी खा लो। क्वाइट फ्रैंकली लाइफ डजंट वर्क दैट वे। वी हैव टू बी वेरी डिफरेंट एंड वी हैव टू थिंक वेरी डिफरेंट। ये हमें सोचना है, करना है। एंड आई डोंट थिंक कि वी अलाउ दिस। यहाँ गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। सोसाइटी को तोड़ना गवर्नमेंट का रोल है, बट गवर्नमेंट उल्टा कर रही है। गवर्नमेंट री एनफोर्स कर रही है कि हम ट्रेडिशनल सोसाइटी बनते जाए। मैं तो इस हद तक जाता हूँ, मुझे फिर लोग नाराज हो जाते हैं मेरे से कि ट्रेडिशनल सोसाइटी को हमें तोड़ना पड़ेगा, हमें एक मॉडर्न सोसाइटी बनना है। अगर मॉडर्न सोसाइटी बनना है तो फिर वी हैव टू अलाउ आवर किड्स टू बिकम मॉडर्न, टू वर्क, टू स्टडी, टू प्ले, टू एक्सेल इन द वर्ल्ड। इफ आवर किड्स एक्सेल, तो क्रिकेटर फॉर एग्जांपल बाबर आजम वगैरह, मैं अगले दिन चेक कर रहा था, इनको भी यहाँ PSL खेलने के लिए आपको पता है कितने पैसे मिल रहे हैं? $3 लाख। मैंने 1992 में एक टेनिस प्लेयर्स पे एक स्टडी की थी। उस जमाने में 92 में टेनिस प्लेयर को जो पैसे मिलते थे, नंबर 1000 इन द वर्ल्ड वाज मेकिंग 500,000 a year। अब तो बहुत ज्यादा। तो एक चीज याद रखें, कुछ भी आप करें, एक्सेलेंस पेस। हमारी सोसाइटी में भी तरक्की तब होगी जब एक्सेलेंस पेस। ये नहीं तरक्की होगी कि DC साहब बन जाए। DC इज नॉट, मेरा बाप भी DC था, सो डोंट वरी, मैं कोई बुरी बात नहीं कह रहा। क्या कहते हैं, एक्सेलेंस मस्ट पे। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली अभी एक्सेलेंस का मौका नहीं है। वी हैव टू रियली बिगिन टू अप्रिशिएट एक्सेलेंस। एक्सेलेंस क्या होती है? वो आपके अंदर रखी हुई है, सब बच्चों के अंदर रखी हुई है।
वो बच्चों को डिस्कवर करना है, हमें बनाना है। जी जी मैडम, फिर आवाज चली गई आपकी। सर टीचर तो गवर्नमेंट बाद में ही आएंगे ना, तो पहले तो हमें फैमिली ही इंकरेज नहीं करती और ना ही स्टूडेंट खुद इंकरेज होते हैं ये सारा कुछ करने के लिए। अगर मैं अपनी ही स्टोरी बताऊं तो व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं पॉकेट मनी लेके जाती हूँ तो मैं ये तो मेरे पेरेंट्स की दी हुई है, तो मेरी अपनी नहीं है। मतलब जिस पे शायद मेरी बाकी क्लास फेलो से ज्यादा मेरी पॉकेट मनी होती थी, तो उस वजह से एक इंसान के अंदर चीज आती ना, तो आई डोंट नो वो अल्लाह ताला की तरफ से था वट एवर। तो मैंने रियलाइज किया कि इस पे मैं क्यों इतना इतरा रही हूँ, ये मेरी खुद की अर्निंग तो नहीं है, ये तो मेरे पेरेंट्स की है। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं अर्निंग कर सकूँ और वो पॉकेट मनी मैं अपनी खुद ही जनरेट कर सकूँ। तो मेरे अपने घर में, क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि मैं ऐसा क्या काम करूँ जिससे ना मुझे मिले, क्योंकि उस टाइम इस तरह का कोई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई थी या इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं था। तो जो मेरे माइंड में आया जिससे मेरे पेरेंट्स भी मुझे मना ना करें, फैमिली भी ना करे, तो मैंने अपने भाई को ऑफर दी जो मुझसे बड़ा था कि मैं तुम्हारी ना रोज साइकिल साफ कर दूंगी, उसके रिटर्न में तुमने मुझे इतने पैसे देने। तो वो मुझे कह रहे कि पैसे चाहिए तो वैसे ले लो, और बट ये नहीं। स्टिल अभी भी मैं जब जॉब करने के लिए आ रही थी तो मेरे भाई मुझे कह रहे थे कि तुम्हें जितनी पॉकेट मनी चाहिए वो मुझसे ले लो, बट मतलब रिलैक्स करो, बैठो। तो हमारी अपनी, और इवन कि अभी मेरे एक फादर जो बिजनेस कर रहे थे, तो उसमें मैं वो कह रही थी कि मुझे वो आप अपॉर्चुनिटी दें, मैं उसको करती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बेटे नहीं हो, आप बेटी हो, तो दैट्स वाई आप इस फील्ड में जाओ, इधर नहीं जाओ। तो हमारी फैमिली ही हमें उस चीज के लिए इंकरेज नहीं करती। हालांकि अगर कोई एक दिल गुर्दा रख के वो आ भी रहा है तो भी वो इस तरह की चीजें नहीं मिल रही, और जो करना ही नहीं चाह रहे बाकी बच्चे, तो फिर उसके क्या करें। पहले तो फैमिली इसको करे और उसके बाद स्टूडेंट खुद इस चीज के लिए इंकरेज हो। तो पहले तो उस चीज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अब बिल्कुल ठीक कह रही है, 100% एंड क्वाइट फ्रैंकली ये फैमिली को भी हमें चेंज करने की जरूरत है, हमें सबको बताने की जरूरत है। बट अगेन चीज, अगर जब माशरा में तरक्की हो रही हो तो सब आ जाते हैं, ये हुकूमत का कसूर है। मैं इमरान खान को एडवाइस करता था, शहबाज शरीफ को भी करता था एक जमाने में, मैंने उनको बड़ा कहा, मैंने कहा यार ये चीजें बातें भी, ये भी बातें करो, लोगों को बताओ। पर हमारे पॉलिटिशियन जो है ना, उनको बस वो होता है पैसे खर्चो पैसे खर्चो पैसे खर्चो और कुछ नहीं। लेकिन यार तुम कौम को लीडरी का मतलब है समझाओ। ये आपने जो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी ठीक है, आप ये कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फैमिली को हमें एजुकेट कर। दैट इज व्हाई मैं कहता हूँ कम्युनिटी सेंटर्स हो तो हम सारी फैमिली को एजुकेट कर सकते। पर बच्चे है ना, अगर वो फैमिली में क्वेश्चनिंग शुरू करें और बात शुरू करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी चीज। यस वी चेंज। और एक जमाना मैं बताऊं, एक और भी चीज मैं अपनी बचपन से बता दूं। मेरे बचपन में जो एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ना, कि मेरे उस्ताद पुरानी किताबों से पढ़ा रहे थे। जब मैं एलएससी किया मुझे पता था वो ये तो पुरानी किताबों से पढ़ा रहे थे। वो जो मुझे जिस बंदे ने क्लास से बाहर निकाला था वो किताब पढ़ा रहा था जो मैंने पढ़ी हुई थी, क्योंकि मैं ए लेवल्स करके आया था, तो ए लेवल्स में हमें अच्छी किताबें पढ़ी, तो मुझे पकड़ा गया वो। मसला ये है कि अब उस जमाने में मुझे याद है जब मैं नया नया इकोनॉमिस्ट बना, जब मैं यहाँ आया पीआईडी में मैंने काम शुरू किया, तो मुझे पता चला कि यार बहुत सारे लोग बाहर किताबें आ गई जो हमें पता ही नहीं। तो मैं लाइब्रेरियन के पास गया, मैंने कहा मुझे ये फलानी किताब मंगवा दो। उसने कहा तुम कैसे बता सकते हो, किताबें तो मुझे पता क्या बनानी है। मैं कहा यार कमाल हो। मसला ये है कि अब वो चीज नहीं है। अब आप लोगों सबके पास इंटरनेट है, कि कौन है यहाँ जिसके पास इंटरनेट नहीं, हाथ खड़ा करे किसी के पास इंटरनेट नहीं है, सबके पास है ना, सबके पास डिवाइसेज है ना। तो फिर मुझे बताइए। अच्छा चले, एक और सवाल आपसे पूछो, बड़ी मजेदार। आप में से कितने लोग कोर्सेरा जाते हैं? कितने लोगों को कोर्सेरा का पता है? कोर्सेरा हाँ, बस सिर्फ टीचर को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। सिर्फ टीचर्स को, स्टूडेंट्स को नहीं पता। मैं तो वो एक स्टूडेंट पता है, एक स्टूडेंट को पता है मैडम, चलो दो को पता। ये इन स्टूडेंट्स को बताएं कि कोर्सेरा क्या होता है। नंबर 2 बताइए। 3 को पता है, ओके। पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट क्या होता है? किसी को नहीं पता पॉडकास्ट क्या होता है। कितने लोग पॉडकास्ट सुनते हैं? कौन सा पॉडकास्ट, चले बताएं कौन सा पॉडकास्ट आप सुनते हैं। इससे बहुत कुछ पता चल जाएगा। आपका फेवरेट पॉडकास्ट कौन सा है? फेवरेट बताएं, ज्यादा नहीं बताएं, फेवरेट बता दें कौन सा है। डीसी साहब बताएं, डीसी बैंकर, चले बोले जी फेवरेट पॉडकास्ट, मैडम इनसे पूछे, बताएं जी, माइक दे, कौन सा फेवरेट पॉडकास्ट? तो एक बच्ची कह रही है मंसूर अली खान ने जो मरियम नवाज के साथ कौन? वो फेवरेट है। कौन? मंसूर अली खान ने जो मरियम नवाज के साथ पॉडकास्ट की थी वो उसकी फेवरेट है। नहीं, सीरीज बताए, वो तो हो गया ना। सीरीज कौन सी फेवरेट है? मंसूर अली खान फेवरेट है? जी, कुछ बच्चे मंसूर अली खान को सुनते हैं। मेरी बात सुनिए, देयर इज अ मच बिगर वर्ल्ड देन पाकिस्तान, एंड मरियम नवाज को सुनना, मंसूर अली को सुनना, आई एम सॉरी, अपने सब्जेक्ट के बारे में कोई नहीं सुनना चाहते। अपने सब्जेक्ट के बारे, फॉर एग्जांपल एक पॉडकास्ट है इकॉन टॉक, फॉर एग्जांपल मेरे पॉडकास्ट पड़े हैं यूट्यूब पे, पड़े हैं इकोनॉमिक्स पे, और बहुत बहुत अच्छे लोगों के साथ है, नोबेल प्राइज विनर्स के साथ है, सब कुछ पढ़े। वो क्यों नहीं सुनते? नोबेल प्राइज विनर्स क्यों नहीं सुनते? नोबेल प्राइज विनर्स के पॉडकास्ट हैं। आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर आप वॉल स्ट्रीट पे जाएं, वॉल स्ट्रीट वीकली आता है, सारी बिजनेस दुनिया की कवर करते हैं।
अगर आप जाएं फॉर एग्जांपल बीबीसी पे, बीबीसी के इतने पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन एवरी सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप जाएं क्या कहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उधर के लेक्चर सारे अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है कि जो मेरे जमाने में प्रॉब्लम था कि घुटन थी कि हमें पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है, अब वो घुटन खत्म हो गई है। अब आपको पॉडकास्ट की शेप में या वेबसाइट की शेप में या कोर्सेरा की शेप में या एडेक्स की शेप में या यूट्यूब की शेप में, मैं तो सारा दिन यूट्यूब पे काटता हूँ। कोई सब्जेक्ट हो मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ। यूट्यूब से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं। मतलब मैंने अगले दिन ये चेक करा था, मेरे कंप्यूटर में खराब हो गई, यूट्यूब ने बता दिया। मैंने चेक करना था, हाँ मैंने चेक करना था मैं हुमस कैसे बनाऊं, यूट्यूब ने बता दिया। मैंने यूट्यूब को फॉलो करके हुमस बना लिया। ठीक है भाई, यूट्यूब आपको बता देता है कुकिंग के तरीके, सीने के तरीके, सब कुछ। क्या आप लोग ये देख रहे हैं? There's a whole university out there। बल्कि मैं तो अब अपने जो पीएचडी में जब मैं था तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता था, मैं हमारी बात ही ना सुनो, कोर्सेरा पे जाओ, जाओ एडेक्स पे जाओ। बल्कि हार्वर्ड के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, प्रिंसटन के लेक्चर्स अवेलेबल है, शिकागो, स्टैनफोर्ड, सबके लेक्चर्स अवेलेबल। नाउ यू किड्स, सॉरी यू नॉट किड्स, यू आर एडल्ट्स। बोलिए डीसी साहिबा, मैंने हाथ खड़ा किया, इनको हाथ दे जी, माइक, इनको माइक दे प्लीज। हाँ, डीसी साहिबा को माइक दिए। मसला ये है कि आप लोग क्यों नहीं ये चीजें देख रहे? दुनिया में, दुनिया बिगर देन मरियम नवाज, और इज इट नॉट? जी माइक दे इन्हें प्लीज, आ जाए आप इधर आ जाए, आगे आ जाए डीसी साहिबा। हाँ जी, दुनिया इज बिगर देन पाकिस्तान। व्हाई आर यू फोकसिंग ऑन पाकिस्तान? मैं तो पाकिस्तानी चीजें देखता ही नहीं। पाकिस्तानी टीवी इज यूजलेस टू। अभी मैंने कल इंटरव्यू किया मिफ्ता का आ जाएगा सामने आपके, पूरा इसका इकोनॉमिक प्रोग्राम। उसके बाद मैंने वो उसका भी किया, जफर मसूद का, वो आ जाएगा यूट्यूब पे, जाके देख लीजिए। कोई ऐसी चीजें देखें। व्हाई यू फोकसिंग ऑन मरियम? मरियम बेचारी क्या है, आई मीन माना प्रिंसेस है, बट क्या आप प्रिंसेस देखना चाहते हैं? जी कौन बोल रहा था? आगे आ जाए ना, आपने हाथ खड़ा किया था, बोले आके। सर मैं इधर ही हूँ, बोले सर सुन रही हूँ। जी बोलिए, सर शी इज हियर। बोलिए, आवाज नहीं आ रही। मेरा कहने का मतलब है, यू आर नॉट। सर लेट मी टेल यू माय फेवरेट थिंग। आप लोगों की सबकी उम्र 20 साल से तो ऊपर ही होगी या नहीं? कितने लोग 20 साल से ऊपर हैं? यहाँ कितनी लड़की है, कितनी 18 से ऊपर है? 34 सारे हैं। मुझे बताइए, मोहम्मद बिन कासिम ने किस उम्र पे सिंध फतह किया था? 17। और अलेक्जेंडर ने किस उम्र पे फतह किया दुनिया? तो आप लोग सब अलेक्जेंडर और मोहम्मद बिन कासिम से तो बड़े हैं ना। तो प्लीज, you're not babies. Come on guys, you're not babies. You have to be serious and you have to talk about things like adults now. Adults हैं and you have to be very serious. क्या वजह है कि आप लोग, are you less than, मैं देखता हूँ कि जब मैं गया था पढ़ने बाहर, वहां तो स्टूडेंट्स बड़े अग्रेसिव थे। उस्तादों को पढ़ जाते थे सवाल पूछ के, और बड़े सवाल पूछते थे। और हमने भी सीख लिया कि यार सवाल पूछना अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं होती। तो आई थिंक यू शुड बी रेडी टू आस्क क्वेश्चन। जी बोलिए। सर आपने कहा कि थिंक बिग, सॉरी, आपने बोला कि थिंक बिग, और उसके बाद आपने कहा कि हमारे जो डिस्करेजिंग फैक्टर्स है उन्हें जो हमारी गवर्नमेंट है उसे कंट्रोल। लेकिन हम जो हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो इस लेवल पे हम क्या करें? हम इन डिस्करेजिंग फैक्टर से कैसे डील करें? हमारे पेरेंट्स है वो हमें नहीं करने देते, भाई तुम लड़कियों तुम करके क्या करो? तो हमें अपने लेवल पे इन चीजों को के साथ कैसे डील करना है? देखिए बात सुनिए, कुछ हद तक मैं आपकी बात मानता हूँ। मेरी 2 बेटी हैं, ठीक है, दोनों मेरी बात नहीं मानती, अपना अपना कर रही हैं, जो भी कुछ रिबेल कर गई है, मैं चुप करके बैठ गया हूँ। मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं, वो भी नहीं मेरी बात मानती। मैं बड़ी कुछ उनको समझाता हूँ, नहीं मानती। ये भी एक बहाना बच्चों ने बनाया हुआ है कि हमें पेरेंट्स रोकते हैं। वो कौन से बच्चे मानते हैं यार, बातें कमाल करते हैं। मैंने अपने बाप की बात मानी थी, नहीं मानी थी यार। एक होता है यूथ में रिबेलियन भी होता है, कुछ हद तक होता है रिबेलियन। मैं ये नहीं कहता कि कल जाके पेरेंट्स से लड़ाई कर दे, बट देयर इज अ रिबेलियन दैट यूथ नेचुरली है। वो तो हमारे अंदर है, डीएनए में, हमारे अंदर है रिबेलियन। मेरे बाप ने बड़ी कोशिश की मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊं, मैं नहीं बना। मेरा बाप सिविल सर्वेंट था आपकी तरह। उसने मुझे कहा तुम इम्तिहान दो, मैं नहीं दिया, तो मैंने भी रिबेल कर दिया, ठीक है ना। तो एक हद तक पेरेंट्स रिबेलियन अलाउ करते हैं। ये कहना कि पेरेंट्स बिल्कुल ही अलाउ करते हैं, ये गलत बात, ठीक है। वो मेरी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की, मेरी मर्जी से नहीं की। मैं क्या करता, मैं चुप करके एक्सेप्ट कर गया, ठीक है। होती है बातें दुनिया में यार। दूसरी बेटी भी यही कर रही है। अब ये कहना कि नहीं रिबेल कर सकते, आई एम सॉरी, ये आपका बहाना है। आप रिबेल विद इन लिमिट्स। मैं ये नहीं कहता कि जाकर माँ बाप से लड़े मारे ये वो, बट जो एक जनरेशनल रिबेलियन होता है वो डिफरेंट नेचर का होता है। जनरेशनल रिबेलियन ये नहीं होता आप लड़ाइयाँ करते, आपने अभी भी, आई गारंटी यू, आपने अपनी मर्जी की होगी कई चीजों। यही होता है, खानदानों में होता है, या पेरेंटल प्रेशर होता है, बट चिल्ड्रन हैव अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर ओन डिजायर्स एंड इंटरेस्ट, and human history is full of this, how people took risks rebelling against the family and tradition and did things.
तो आई थिंक ये कहना कि नहीं हम नहीं कर सकते, ये आई एम श्योर बड़ी जगह आप अपनी मर्जी करती होगी और आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते होंगे. The question is how to do it and where to do it. But for that you have to think and then you have to make an effort. जैसे मेरी बेटी ने अपनी शादी कर दी, मैं कहता हूँ गुजारा कर, ठीक है करे गुजारा. तो ये होता है. अब मैं तो कह रहा हूँ भाई कर गुजारा, ठीक है, क्या हो सकता है. तो ये भी चीजें हैं दुनिया में. प्लीज सोच लीजिए. Think about it. I'm not saying rebel against your family or whatever. Remember, your fate is in your own hands within limits. Yes, there are limits. Family वगैरह सब कुछ है. But you can still do a lot that you want to. हमारे खानदान में देख ले, मैं अपने खानदान में देखता हूँ फॉर एग्जांपल, कितने लोगों ने अपनी मर्जी की शादी कराई है अगेंस्ट ब्लडी फैमिली. वो थे बहुत लोगों ने, मैं जानता हूँ. तो ये कहना कि नहीं हो सकता, होता है. कितने लोगों ने अपने फैमिली के बावजूद एक डिफरेंट करियर लिया. हमारा एक रिलेटिव था, सारी फैमिली उससे बड़ी अवजार थी, बट ही वांटेड टू बी अ डांसर एंड ही बिकेम अ डांसर. और टीवी पे भी आता था और हमारी फैमिली उससे बात नहीं करती थी. He was a very good dancer, mashallah, one of our best dancers. He क्या कहते हैं, he achieved a name doing his dance. ठीक है, बट सारे उसके मजाक उड़ाते थे यार ये डांसर है, but he was a professional dancer. ठीक है यार, So I think quite frankly, within limits there is rebellion in society, and rebellion is the way societies make their way forward. Now rebellion का मतलब क्या है? Rebellion का मतलब violence नहीं है. Rebellion का मतलब ये है asserting your will and doing something different from tradition. वो rebellion का मतलब है, and lots of people do that and have done it. तो ये ना सोचे कि आप नहीं कर सकते. You can do it, but it begins with thinking big. It begins with questioning. It begins with clarity on what you want to do. जी. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी जो 60 to 70% यूथ है हमारी, वो ये कहती है कि हम लोगों ने पाकिस्तान में रह के काम नहीं करना, हमें बाहर जाना. तो जैसे हमारा लास्ट फ्यू इयर्स में जो हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है, मींस के जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं या स्किल्ड लोग हैं वो बाहर चले गए हैं. अगर वो यहाँ पाकिस्तान में रह के काम करते तो हमारी डेवलपमेंट है वो हो सकती. तो हम लोग कैसे उनको कन्विंस करें कि वो यहाँ पे रह के काम करें, जो अपनी स्किल्स हैं, अपना नॉलेज है, वो अपने कंट्री को सर्व करें. देखिए जी, ये आई एम अफ्रेड, मैं तो सोचता हूँ कि हर किसी को बाहर जाना चाहिए. मैं तो हर किसी को एडवाइस करता हूँ कि बाहर जाओ, यहाँ ना रहो. बिकॉज बाहर जाओगे तो कुछ सीखोगे. यहाँ की एनवायरनमेंट आपको कुछ नहीं सकता. यहाँ की एनवायरनमेंट घुटन वाली एनवायरनमेंट. वी हैव टू मेक इट आउट. आई रिमेंबर मैं बाहर जब गया था, मैं कितने साल बाहर रहा. इट वाज वेरी गुड फॉर मी. ठीक है. एंड क्वाइट फ्रैंकली समटाइम्स आई आल्सो रिग्रेट हैविंग कम बैक, बिकॉज ये एनवायरनमेंट में घुटन और ये एनवायरनमेंट में सोच नहीं. कैसे डेवलप करेगा जी सर? जब हम सब बाहर चले जाएंगे तो हमारा कंट्री कैसे डेवलप करेगा? देखिए ना, मैं इंडिविजुअल्स ने नहीं लिया हुआ कोई ठेका कंट्री डेवलप करने का. कंट्री डेवलप करनी है तो पूरी कंट्री ने करनी है, और कंट्री डेवलप करनी है तो हमारी हुकूमत ने करनी है. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कैसे होगा, बट पॉइंट ये ऐसे होगा जो मैं लिखता रहता हूँ, जो मैं बार बार कहता हूँ. अगर हम लोग मिल के एक चेंज मांगेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट चेंज डू यू वांट. पूरी किताबें लिखी हैं, व्हाट चेंज डू आई वांट, व्हाट चेंज डू यू वांट. If you were asked a question today, how would you like this? I'm a student of economics, so we have to think about our economy. बिल्कुल ठीक है, but what change do you want? Do you want to change anything in the country या नहीं? Yes, sir. We are passionate about our economy. हम चाहते हैं कि हम फ्यूचर में इकोनॉमिस्ट बने, हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें. अगर हम सब बाहर चले जाएंगे तो फिर हमारी कंट्री की इकोनॉमी को कौन जो है वो ग्रो करेगा, कौन बेटर करेगा? नहीं, पॉइंट ये, पहली चीज तो मुझे ये बताइए, हम ग्रोथ चाहते हैं? आई डोंट थिंक वी वांट ग्रोथ. आई थिंक We are a people that don't want to grow. मेरी तो सारी कोशिश ये समझाने की लोगों को कि हम लोग पीछे रहना चाहते हैं. हम लोग, it's a choice. You and I, this country has made a choice. We'll remain backwards. ठीक है. We'll get the same old leaders back. Dynasty हमारे पे होगी, और डायनेस्टी सड़कें बनाएगी, और डायनेस्टी पैसे दबा के खर्चेगी जिधर मर्जी, अपने इश्तिहार लगवाएगी, और हम खुश रहेंगे. आप लोग तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप चेंज नहीं एक्सेप्ट करें. ये कहना कि तरक्की हो जाए बगैर चेंज एक्सेप्ट किए इज वेरी वेरी सिक. वी हैव टू एक्सेप्ट चेंज. तो अगर आप चेंज ही नहीं करना चाहते तो फिर क्या एक्सेप्ट करें? फिर क्या हो? तो इकोनॉमिक्स ऐसा तो नहीं, इकोनॉमिक तरक्की ऐसा तो नहीं. इकोनॉमिक तरक्की होती है चेंज से. सोसाइटीज चेंज, प्रोफेशंस चेंज, थिंग्स चेंज, फिर तरक्की हो. इज दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, व्हाट चेंज डू यू वांट? ये कहना कि मुझे तरक्की मिल जाए, तरक्की कैसे मिलेगी? आप क्या चेंज करना चाहते हैं जो तरक्की मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस वक्त जाके, मैं को 20 साल अब अबू धाबी जाके काम करें, फिर वापस आए,
आप 20 साल अबू धाबी जाने को तैयार है? I think we have to begin with change and think about change that we can make in our lifestyle, in our families, in our culture, and in our governance. हमारी governance क्या है? हमारा governance system क्या है? ये जो आपने एक बनाया हुआ है, local government हमारे पास नहीं है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी ले लें, आपकी यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो निज़ाम है गवर्नेंस का वो भी बड़ा पुराने किस्म का निज़ाम है, इस पर भी हम बहुत लिख चुके हैं। हमारे जो सारा HEC का निज़ाम है बहुत फरसुदा निज़ाम है, इसको भी चेंज करने की जरूरत। तो इकोनॉमिक तरक्की जो मैंने आपको मैकडॉनल्ड का एग्जाम्पल दिया, मैकडॉनल्ड इज अ मैनेजमेंट सिस्टम, नाइकी इज अ मैनेजमेंट सिस्टम, वी कांट मेक अ मैनेजमेंट सिस्टम, ओनली मोना कसूरी has made a, या मियां आमिर महमूद has made a management system. हम नहीं बना सके मैनेजमेंट सिस्टम. Why can't we make a management system? Why can't a government make a management system? हमारी गवर्नमेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बना सकती। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ एक ही सिस्टम बना रही है कि मैं पैसे जाया करूं। They're not making a management system for change. तो ये चेंज अगर आप नहीं लेके आएंगे, यू कैन नॉट डेवलप। और ये कहना कि लोग बाहर ना जाएं, क्यों ना जाएं? भी जाना चाहिए। सर हम टोटली जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। हम ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है स्टूडेंट्स को गाइड करें, पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ उनको लेके जाएं। लाजमी तो नहीं है कि हर स्टूडेंट जो है वो जॉब की तरफ ही जाए। नहीं, ना जाए जॉब की तरफ, बट पॉइंट ये कि वो और करेगा क्या? मैं करना चाहता हूँ बिजनेस में, क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं करने को यहाँ इस मुल्क में। हुकूमत इजाजत देगी तो कुछ करेंगे ना। हुकूमत ने हजार किस्म के टैक्सेस, हजार किस्म की रुकावटें रखी हुई। बिजनेस यहाँ करना एक 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 वो ऑब्स्टिकल कोर्स रन करना है। हर जगह ऑब्स्टिकल लगे हो। क्यों लगे हुए? बिकॉज ये हुकूमती इदारे जो उनसे ये बीच में बैठे हुए। तो यस, वी हैव टू चेंज ऑल दैट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, वी हैव टू चेंज दैट। एक और चीज बताइए, डू यू नो व्हाट अ मार्केट इज? डू वी हैव अ मार्केट इन दिस कंट्री? वी हैव टू थिंक अबाउट मार्केट्स। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? आ जाए बोले सब्जेक्ट्स कौन से इनके? Very much for your insightful talk, and our students learned a lot and enjoyed a lot. One Thank you. last question, and we are going to conclude it. Being the economist and being the policy maker, what a positive role a youth can play in the economic development? यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हैं, एंड उनके पर्सपेक्टिव में बताइए कि ये क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं? आई एम सॉरी टू से नेगेटिवली सिविल सर्विस में चल जाएं, उसके अलावा कोई पार्ट नहीं प्ले कर सकते। इकोनॉमिक्स इन दिस कंट्री इज अ डेड सब्जेक्ट, एंड आपके हुक्मरान इकोनॉमिक्स पे इंटरेस्टेड नहीं है। एहसन इकबाल साहब देखें ना इकोनॉमिक्स ना कोई पर उड़ान कर रहे हैं। अब क्या करें? इस मुल्क में हमारा कोई प्रोफेशनल कैलिबर नहीं। Neither do we believe in professions, neither do we believe anything. आप हर बार बैंकर को लगा देते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिस्ट की तो कदर ही कोई। तो जहाँ चुप करके आराम से बैठे and forget about this civil service में बस सारे चले जाए चुप करके, या फिर मुल्क से बाहर भाग जाए, और कोई तरीका। They are more passionate. They want to serve their country, and even some students are saying that they want to serve the country for 20 years. The point is that the country doesn't want your service. Let me put it very clearly. The country doesn't want your service because the country, हमारे हुक्मरान है, ये तो अभी स्टेफन डर्कन आ रहा है, बाहर से सारे कंसल्टेंट को बुला, वो मेरा काम लेके उनके पास जाते हैं और मुझे नहीं बुलाएंगे। हमारा एक बहुत डीप सीटेड प्रॉब्लम है, हम अपने लोगों की कदर नहीं करते। आप कहती है इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी लिंकेज में, कहते वी वांट अ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट लिंकेज। पहले गवर्नमेंट तो हमारी बात सुने, फिर इंडस्ट्री सुनेगी। गवर्नमेंट तो हमारी बात ही नहीं सुनना चाहती। गवर्नमेंट कहते हैं तुम्हारे इकोनॉमिस्ट जन्नों में जाए, हमने सिर्फ गोरे कंसल्टेंट की बात। तो जो आप पढ़े इकोनॉमिक्स, तो या तो इस्लामाबाद आके कुछ गोरा ढूंढे जिसके नीचे काम करें, या सिविल सर्विस ज्वाइन करें, या बाहर चल जाए। यही 3 ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपकी जी टॉकिंग टू यू, ऑल द बेस्ट जी, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस। आपकी बातों से हमने बहुत लर्न किया, सीखा, और नो डाउट कि ये जो चेंज है वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट। इफ दोज पीपल हु गो अब्रॉड, डेफिनेटली वो भी अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने मुल्क को चेंज करने के लिए, if they go out, तो अल्टीमेटली जो भी remittances हैं whatsoever they send back to Pakistan, तो उनकी रूट्स जो है नो डाउट वो पाकिस्तान से ही जुड़ी। थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इरफान साहब कि आपने जो है हमें असिस्टेंस दी इस सारे मामले में। एंड इफ यू वांट टू ऐड सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स, डॉक्टर इरफान। थैंक यू गवर्नमेंट सादिक अली वुमेन यूनिवर्सिटी, और थैंक यू डॉक्टर नदीम साहब, इतना इंफॉर्मेटिव सेशन। और थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट किया, कोऑपरेट किया, और ओवरऑल तमाम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, डॉक्टर सारा, डॉक्टर सादिया नाज, सबका, और तमाम स्टूडेंट्स का, आप सब लोगों का जिन्होंने कोऑपरेट किया, और इतना अच्छा हमने ये सेशन जो है वो कंक्लूड किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, खुदा हाफिज।